सुबह सुबह अंकुर कॉफ़ी पी रहा था। तभी माँ और पापा उसके कमरे में आ गए और एक लड़की का फोटो उसके सामने रख दिए। अंकुर ने माँ से कहा, माँ ये क्या है? अंजलि जी बोली, इस लड़की को देखो बेटा, अच्छे घर की है, शहर में पली बड़ी है, पढ़ी लिखी भी है, जॉब भी कर सकती है, पर रंग देखो, वो तुझसे थोड़ा दबा लग रहा है। निशा नाम है उसका। एक बार फोटो देख लो, फिर उसको एक बार इनडायरेक्ट भी देख लेना। समझ आए तो ठीक है, वरना वहीं से बैग खोल लिया जाएगा। एक बार फोटो घर वालों को भी दिखा लूं। घर पे फोटो देखकर बस सब बताएंगे कि लड़की दिखने में भोली दिखती है या चालाक। फिर उसके आस पड़ोस से पता भी करवा लिया जाएगा। अंकुर ने माँ से कहा, मैंने अब के पहले भी 15 से 20 सुंदर लड़कियों का फोटो और बायोडाटा देखा भी है और पढ़ा भी है। लगभग सबका ही मैच करता है, तो नया क्या है? कहीं ऐसी वैसी हुई तो जीवन भर की सिरदर्दी। दरअसल हर लड़के की माँ ये हमेशा ही भूल जाती है कि वो भी एक औरत ही है। उसने भी वो सब फेस किया था। बस बेटे के मुंह में अंधी। किसी भी माँ को अपने बेटे से सुंदर और सर्वगुण संपन्न कोई नहीं लगता। इसी चक्कर में अंजलि जी अपने राजकुमार अंकुर के लिए एक परफेक्ट बहू की तलाश कर रही थी। उन्हें खानदानी बहू चाहिए थी अपने बेटे अंकुर के लिए, और साथ ही बहू के भरपूर दहेज भी। शाम तक अंजलि भी पूरे परिवार को निशा की फोटो दिखा देती है। किसी को आंखें छोटी, तो किसी को लंबाई कम, तो किसी को थोड़ा मोटी, तो किसी को निशा का होठ मोटा लग रहा था। घर के सभी सदस्य अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे थे। अंजलि जी लगातार फोन पे लगी हुई थी। रात तक निशा के पापा का फोन आता है। अंकुर के पापा जी थोड़ा निराश मन से रोब दिखाते हुए बात करते हैं और निशा के पापा को आश्वासन देते हैं, कल तक कुछ बता देने का आश्वासन। निशा बहुत ही सुलझी हुई, समझदार और हंसमुख लड़की है। कभी भी वो किसी भी बात को मन से नहीं लगाती थी। उसे बस खुद के नाप तोल वाली बात बहुत बुरी लगती थी। वो फिर भी माता पिता की खुशी के लिए कुछ नहीं बोलती थी, बस घुटन सा महसूस करती थी। उसे बस यही लगता था कि आखिर क्यों? इसका जवाब खुद उसके पास भी नहीं था। अगली सुबह निशा के पापा 8,000 रुपये निकालकर 2500 का फल और मिठाई और एक गाड़ी बुक कर अंकुर के घर के लिए निकल जाती हैं। ये सोचकर कि अगर रिश्ता पक्का हो गया तो शगुन भी लगे हाथ समधी जी को भी दे आएंगे। राधे श्याम जी अंकुर के घर पे पहुंचते हैं। एक व्यक्ति कमरे का दरवाजा खोलता है। उन्हें नमस्कार कर वो कमरे में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले राधे श्याम जी हाथ में लिया हुआ सामान मेज पर रख देते हैं। अब चुपचाप सोफे पर बैठ जाते हैं। फिर अंकुर के पिताजी आते हैं, वो भी सामने बैठ जाते हैं और सेकी बखारना शुरू कर देते हैं। राधे श्याम जी हाँ हाँ करते जाते हैं। सामने से अंजलि जी भी आ जाती हैं, अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताने लगती हैं। अंजलि जी और विनय जी दोनों की बातें सुनकर राधे श्याम जी मन में खुश हो रहे थे कि उनकी बेटी इतने अच्छे खानदान में जाने वाली है। एक बात तो है, अगर किसी को भगवान लड़का दे, ऊपर से अगर वो लड़का लायक बन जाए, फिर तो भाव और ताव सबके खुद ब खुद ही बढ़ जाती है। फिर चाहे जो भी लड़के में कमी हो, वो एक लड़की के पिता की नज़र में वो दुनिया का सबसे काबिल और महान इंसान बन जाता है। विनय जी बोले, निशा का बायोडाटा और फोटो घर पे सब लोगों ने देखी, सबको ठीक ही लगी। बायोडाटा भी अच्छा है, जॉब भी कर लेगी, पर मेरे अंकुर के लिए मैंने इससे अच्छे रिश्ते भी रिजेक्ट किए हैं। बहुत सी लड़की तो सरकारी नौकरी वाली थी, पर मेरे अंकुर से परफेक्ट मैच नहीं था। इतना कहते ही राधे श्याम जी के
लिए चाय नाश्ता आ जाता है। विनय जी बोलते हैं, ये मिठाई खाइए, शहर के सबसे महंगे दुकान की है। राधे श्याम जी पानी का गिलास उठाकर एक घूंट पानी पी लेते हैं और चाय पीते ही घर के खान पान का अंदाजा लगा लेते हैं। अब राधे श्याम जी अपनी बात शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कि आपका बेटा लायक है, इसीलिए तो हम रिश्ता लेकर आए हैं। मेरी बेटी निशा भी पढ़ी लिखी है, सब काम में परफेक्ट है। भले ही आपके बेटे से मैच ना हो, पर किसी एक की ही परफेक्ट मैच बनेगी। शक्ल से बहुत सुंदर नहीं है, पर शब्दों की और बुद्धि की वास्तविक सुंदरता भगवान ने उसे दिया है। रही बात आपने अपने अंकुर के लिए 15 से 20 को क्यों रिजेक्ट किया, ये तो नहीं पता, पर मेरी निशा को मैं खुद ही आपकी लिस्ट से हटा लूँगा, ताकि उसे ये कभी ना लगे कि वो रिजेक्ट की गई है, बल्कि उसे ये लगे कि उसके पिता की अपनी बेटी के लिए सही घर की तलाश अभी थोड़ी और बाकी है। ये कहकर राधे श्याम जी उठने लगते हैं। तभी दरवाजे पर अंकुर खड़ा सारी बातें सुन लेता है। अंदर आकर वो राधे श्याम जी को रोकता है और सामने से निशा से मिलने का आश्वासन देता है। वो भी बस इसीलिए कि वो निशा के पिता के बताए अनुसार कैसी दिखती है, वो खुद देखना चाहता है। अंकुर के मिले आश्वासन से राधे श्याम जी के मन को खुशी नहीं मिलती है, बल्कि एक और आघात लगता है। फिर पीछे से अंकुर की माँ अंजलि जी बोल पड़ती है, अगर सामने से पसंद नहीं आई तो क्या करोगे तुम? अंकुर बोलता है, तब जो आप लोगों को ठीक लगे। राधे श्याम जी विनम्र भाव से बोलती है, कृपया आप अपने अंकुर के लिए परफेक्ट मैच की तलाश जारी रखें। मेरी निशा के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ना ही वो इस घर के लिए और ना ही वो आपके लिए परफेक्ट मैच है। ये कहकर राधे श्याम जी कमरे से बाहर जाने लगते हैं। फिर उन्हें कुछ याद आता है। वो पीछे मुड़ के वापस आते हैं। अंजलि जी सोफे पर ही बैठी रहती हैं। राधे श्याम जी अपनी निशा का बायोडाटा और फोटो वापस मांगते हैं। अंजलि जी गुस्से में हो जाती है। निशा का बायोडाटा और उसकी फ़ोटो लेकर वापस आती है और उसको मेज पर पटक देती है। राधे श्याम जी वो बहुमूल्य बेशकीमती बायोडाटा को उठाकर अपने हथेली से साफ करते हुए अपने निशा की फ़ोटो को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर बड़े ही गर्व से कमरे से बाहर निकल आती हैं। घर से निशा की माँ का हाथ बार बार फ़ोन पे जाकर वापस से रुक जाता है। वो सोचती है अभी बात हो रही होगी। निशा की छोटी बहन दीपा से बार बार समय पूछती है। दीपा समय बताकर थक चुकी होती है और चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। पर निशा की माँ के मन की बात तो वही समझ सकता है जिसको भगवान ने लड़कियां दी होगी। वो मन में ना जाने कितनी मन्नत मांग ली थी निशा की शादी को लेकर। वो बस यही जानती थी। गाड़ी की आवाज़ आती है। निशा की माँ भावना जी टकटकी लगाए बैठी थी। झट से कमरे के बाहर आ जाती है। निशा के पापा राधे श्याम जी गाड़ी वाले को 900 रुपये देकर उतर जाते हैं। एक पिता को अपनी बेटी का रिश्ता देखने भर जाने के लिए 4000 से 5000 तो खर्च करना ही पड़ता है, चाहे रिश्ता हो या ना हो। इतना पैसा तो बस फॉर्मेलिटी में ही खर्च हो जाता है। राधे श्याम जी घर के अंदर बिना कुछ बोले आ जाते हैं। सबसे पहले निशा के बारे में पूछते हैं। भावना जी बताती है कि निशा किसी काम से बाहर गई है, 1 घंटे में वापस लौट आएगी।
फिर भावना जी रिश्ते के बारे में पूछती है। राधे श्याम जी के कुछ ना बोलने पर वो पानी लेने अंदर जाती हैं। पानी देते हुए राधे श्याम जी पूरी बात भावना जी को बताते हैं। राधे श्याम जी बताते हैं कि उन्हें अपने बेटे के लिए उसके साथ चलने वाले हम सफ़र की नहीं बल्कि नाप तोल वाली बहू चाहिए। उनके लिए निशा के काबिलियत का कोई महत्व नहीं है। अंकुर के मन में मुझे लड़कियों के लिए कोई सम्मान नहीं दिखा। उन्हें परिवार में अपनी निशा का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। मैंने सामने से अपनी निशा को दिखाने को मना कर दिया। मैं अपनी बेटी के आत्मविश्वास को कभी भी कम नहीं होने दूंगा। निशा अपना काम खत्म कर जब घर लौटी तो उसकी छोटी बहन दीपा उसके लिए चाय नाश्ता लेके आती है। निशा को घर का माहौल देखकर समझ आ जाता है कि उसके पापा का 5,000 डूब गया। उसे तो बस इस बात का मलाल था कि शाम को दिया जलाकर वो किचन में कुछ अच्छा बनाने चली जाती है। निशा के हंसमुख स्वभाव से उसके माता पिता को भी बहुत खुश रहते हैं। निशा मन ही मन खुश हो जाती है कि उसे अपनी तैयारी करने का एक और मौका मिला। इधर अंकुर अपने कमरे में चला जाता है। अंजलि जी और विनय जी अपने रिश्तेदार के घर शादी में चले जाती हैं। अंकुर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, तभी उसे राधे श्याम जी की कही बात याद आने लगी। वो काम बंद कर सोचने लगा। पता नहीं क्यों उसके सामने निशा की वो हल्की बेफिक्र मुस्कान वाली फ़ोटो घूमने लगी। वो खुद के चेंज के लिए बाहर चला गया, अपने दोस्त के घर गया, उसे लेकर मूवी देखने चला गया। रात को खाना खाकर जब लौटा तो विनय जी और अंजलि जी दोनों राधे श्याम जी की बुराई कर रहे थे। अंजलि जी बोल रही थी, कितना घमंड भरा था राधे श्याम जी में। विनय जी बोले, ये मिडिल क्लास के लोगों में यही तो दिक्कत होती है, बिना देखे कोई कैसे शादी के लिए हाँ बोल सकता है। बिठाए रखे अपनी बेटी को। जब बेटी के पिता झुकना ही नहीं जानते तो आगे कैसे रिश्ता चलाते। अपने माता पिता की ये बात अंकुर को ठीक नहीं लगी, फिर भी वो सोने चला गया। अंकुर सोने तो चला जाता है पर उसकी आंखों से नींद नहीं आती। वो बार बार सोने की कोशिश करता है पर उसे पता नहीं क्यों राधे श्याम जी की बात याद आ जाती है। अंकुर को राधे श्याम जी अच्छे व्यक्तित्व के इंसान लग रहे थे। फिर धीरे धीरे उसके सामने उन सारी लड़कियों का बायोडाटा याद आने लगा जिसका उसके और उसके परिवार ने रिजेक्ट किया था। ये सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता भी नहीं चला। अगली सुबह राधे श्याम जी दफ्तर के लिए निकल गए। भावना जी काम में व्यस्त थी। दीपा स्कूल के लिए निकल गई। घर में निशा भी माँ का हाथ बटा रही थी। वो काम जल्दी से ख़त्म करके अपनी सहेली के साथ उसके काम से जाना था। उसकी सहेली नेहा उसके बचपन की सहेली है। वो माँ से पूछी और काम के लिए निकल गई। अगली सुबह अंकुर को भी उठने में देरी हो जाती है। वो जल्दी से उठता है, नहाकर बिना नाश्ते के लंच लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी अंजलि जी पीछे से आवाज़ देती है, क्या हुआ, मुझसे बिना मिले ही ऑफिस जा रहे हो? वो माँ को बोलता है, आज देरी हो गई है इसीलिए बिना मिले ही जा रहा हूँ। नींद भी पूरी नहीं हुई है, बहुत थकान सी लग रही है। अंजलि जी बोलती है, छुट्टी ले लो, आज आराम कर लो। अंकुर बोलता है कि आज ऑफिस में काम ज़्यादा है तो जाना ज़रूरी है। बैंक पहुंचकर वो काम शुरू कर देता है। भीड़ ज़्यादा होने के कारण जल्दी से काम में लग जाता है। बैंक की कतार देखकर अंकुर घबरा जाता है। एक तो उसे चिड़चिड़ापन हो रहा था, ऊपर से नींद भी आ रही थी। पास में पड़े पानी की बोतल उठाकर वो आंखों पर
छींटा मारता है। फिर चपरासी से एक कप कड़क चाय के लिए बोलता है। अपनी सहेली नेहा को लेकर निशा उसके बैंक पहुंच गई। दोनों सहेलियां लाइन में लग गई। निशा को पता नहीं था कि ये वही बैंक है जिसमें अंकुर काम करता है, क्योंकि नियम के अनुसार लड़की का ही बायोडाटा और फोटो लड़के के घर जाती है। लड़की वालों को ये हक ही नहीं कि बिना बात पक्की किए हुए वो लड़के वालों से लड़की की फ़ोटो भी मांगे। पर अंकुर ने निशा की फ़ोटो देखी थी। लाइन कम होती गई। निशा और नेहा भी काउंटर पर पहुंच गए। धूप ज़्यादा होने की वजह से दोनों ने दुपट्टे से मुंह ढका हुआ था। अंकुर भी काम में व्यस्त था। नेहा का काम नहीं हो पा रहा था। अंकुर ने कई बार कोशिश की पर सर्वर ही धीरे चल रहा था, काम स्लो हो रहा था। अंकुर ने झुंझलाहट में आके नेहा को अगले दिन आने को कहा। निशा सामने से बोल उठी, सर थोड़ा समय देकर एक बार और कोशिश करिए, आज ही हो जाए तो इसको जल्दी है, इसके भाई का कागज बन जाएगा तो वो उसे पैसे आज ही भेज पाएगी। फिर क्या था, अंकुर गुस्सा कर बोला, आपको क्या लगता है मैडम मैं ही कंप्यूटर बन जाऊं? दिन भर घर में आराम करती होगी, मैं यहाँ दिन भर माथा पच्ची करता हूँ, आपको एक बार बात समझ नहीं आती क्या? निशा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, बोली, देखिए सर ये आपकी ड्यूटी है। बात आधी पे कटकर अंकुर बोला, तो आप मुझे ड्यूटी बताएगी? देखने से तो पूरी जाहिल ही दिखती हो, तभी तो सिस्टम ही नहीं पता किसी चीज़ का, फिर तो बात आगे ही बढ़ जाती है। नेहा बोलती है, जाने दो निशा, लड़ो मत, बैंक पे काम मेरा है। नेहा अंकुर से एक बार फिर चेक करने को कहती है, पर अंकुर का ईगो उसके सामने आ जाता है, वो साफ मना कर देता है। निशा गुस्से में बोलती है, आपको एक बार फिर चेक करना ही पड़ेगा। अंकुर बोलता है, नहीं करूँगा, जो करना है कर लो। तुम जैसी मिडिल क्लास की लड़कियां खुद को ओवर स्मार्ट समझती हो। निशा बैंक के दूसरे मैनेजर से बात करने के लिए चली जाती है। कभी कभी इंसान सही होके भी गलत हो जाता है। ऐसा निशा और अंकुर दोनों के साथ हुआ। करीब आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी नेहा का काम नहीं हुआ। निशा और नेहा दोनों घर लौट गए। घर पहुंचकर निशा ने देखा कि उसकी मम्मी फिर किसी से फ़ोन पे उसके रिश्ते के लिए कह रही होती है। निशा को बहुत ही बुरा लगता है। उसकी मम्मी का यूं सबसे निवेदन करना उसे बहुत बुरा लगता था। उसे महसूस होता है मानो लड़की होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी है, खुद के लिए भी अपने परिवार के लिए भी। भावना जी की फ़ोन पे बात ख़त्म हुई तो निशा ने कहा, मम्मी आप क्यों परेशान होती हो, एक बार मेरी नौकरी लग जाए तो आप जहाँ चाहना शादी खोजना, दिन भर रिश्ता खोजना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शादी तो सबकी होनी ही है, तो इतना परेशान क्यों होना। इतना कहकर निशा खाना खाकर अपने कमरे में लेट गई। दीपा भी स्कूल से वापस आ गई। निशा के मन में सिर्फ एक ही बात थी, उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि जल्दी ही उसकी नौकरी लग जाए। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि जीवन के हर पड़ाव में हम अपने और अपने परिवार का हर तरीके से साथ दे सके। अब वो दीपा को खाना देती है, फिर आज की सारी बात दीपा को बताती है। दीपा बोलती है, दीदी उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी दी से ऐसे बोल रहा था, पता नहीं क्या उसको हमेशा की तरह दीपा भी उसे अपनी सारी बात बताती थी। कुछ समय बाद निशा अपने बैंक में फ़ोन करती है तो उसे पता चलता है कि दोपहर बाद सर्वर हर जगह का खराब था, किसी भी बैंक पे काम नहीं हो रहा था। वो फिर सोचने लग जाती है कि उसको हो क्या गया था। वो बैंक का कर्मचारी कितनी बदतमीजी से उससे बोल रहा था। आजकल तो उसका दिन ही खराब चल रहा है। दोपहर को निशा खाना खाने के बाद पढ़ाई करने बैठ गई। शाम को फिर उठकर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी।
ट्यूशन पढ़ाकर चाय बनाने लगी। तब तक दीपा भी पढ़ने चली गई। उसकी मम्मी भी सब्जी लाने चली गई। निशा दिया जलाकर कुछ किचन का काम कर स्टडी टेबल पे बुक रखकर रात का खाना खाने चली गई। ये उसकी रोज की रूटीन थी। खाने के बाद थोड़ी देर दीपा को भी पढ़ाती थी। बिल्कुल सामान्य जीवन जीने वाला परिवार था उसका। ना किसी से लड़ाई ना झगड़ा, बल्कि आसपास के लोग भी तारीफ करते थे उसके परिवार की। अंकुर को घर लौटते देर हो गई। वो थका हुआ था। बहुत गुस्सा निकाला उसने ऑफिस में सब पर। आज का पूरा दिन ही खराब हो चुका था। ऊपर से उसके सिर का भयंकर दर्द, जिसके लिए उसने पेन किलर भी लेनी पड़ी। रात को मम्मी पापा के साथ डिनर किया, फिर लैपटॉप पे काम करने लग गया। जब इंसान को किसी चीज़ की कमी नहीं होती तो वो 100 बुराइयां ग्रहण करना चाहता है, पर उसमें वो सारी अच्छाइयाँ थी। खुद पे बहुत नियंत्रण था। उच्च वर्गीय परिवार में होने के कारण उसे अपने आगे कोई पसंद नहीं था। खुद पे बहुत घमंड था उसको। इसी कारण उसने एक अच्छी लड़की को बहुत पहले ही खो दिया था, जो उसके साथ क्लास में पढ़ती थी। उस समय उसने सारा दोष उस लड़की पे थोप दिया था, पर उसे जरा भी पछतावा नहीं था। वो स्वभाव से झक्की सा हो गया था। जब बैंक में उसकी जॉब लगी तो उसकी वो सबसे अच्छी दोस्त ने सबको अपनी तरफ से पार्टी भी दी थी। अंकुर के बुरे बर्ताव से उसकी बात बंद हो गई। कल अगर वो लड़की आएगी तो पक्का उसका काम नहीं करूँगा, बल्कि जानबूझकर और परेशान करूँगा, अंकुर सोच रहा था। कितनी जाहिल और सिरफिरी लड़की थी। ये कैसे कैसे लोग आते हैं जिन्हें हमें झेलना पड़ता है। दुपट्टे से मुंह ऐसे कवर की थी मानो कोई अप्सरा हो। थोड़ी देर रुककर फिर बोलता है कि अच्छा ही हुआ जो उसका चेहरा नहीं दिखा, नहीं तो मूड और भी खराब हो जाता। ये कहकर वो आराम से सो गया। अगली सुबह वो उठकर अच्छा महसूस कर रहा था। फ्रेश होकर कॉफ़ी पीने के बाद नहाने चला गया। माँ अंजलि जी भी आज बेटे के लिए खूब अच्छा नाश्ता बना रही थी, जो अंकुर को पसंद है। अंकुर को आलू का पराठा पसंदीदा नाश्ता था। वो जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करने लगा और थोड़ा पैक भी करवा लिया लंच के लिए। अभी नाश्ते के टेबल पे वो माँ से बात कर ही रहा था, तभी अंजलि जी एक सरकारी नौकरी वाली लड़की की फ़ोटो लाकर उसके सामने रख दी, जिसका नाम खुशी था। वह जॉब करती है। वो खुशी की फ़ोटो देखता है, उसे वो ज़्यादा इम्प्रेस होता है। वो बस इसीलिए क्योंकि वो जॉब वाली थी। ये बात स्वाभाविक ही है। अगर आप जॉब में हो तो हर कोई एडजस्ट करने की सोच ही लेता है। क्योंकि खुशी सरकारी नौकरी करती है। अंकुर अंजलि जी की बात सुनता है और खुशी की फ़ोटो गौर से देखता है। जो आपको ठीक लगे, घर पे भी सबको फ़ोटो दिखा लीजिए, ऐसा कहकर वो ऑफिस के लिए चला जाता है। इधर निशा भी सुबह उठती है। नेहा का फ़ोन आता है। 11 बजे तक बैंक चले चलते हैं। बस आज काम हो जाए, बस आज कोई झगड़ा मत करना। निशा गुस्से में बोलती है, तो तुम अकेले ही चली जाओ, मैं झगड़ालू हूँ तो मुझे साथ लेकर क्यों चलती हो। नेहा जानती थी कि निशा मन की बहुत साफ है। वो निशा से कहती है, अब झगड़ालू से ही पाला पड़ा है तो क्या करूँ, झेलना तो मुझे ही पड़ेगा। फिर वो बैंक जाने के लिए निशा को मनाती है और निशा से घर वालों का हालचाल पूछती है। निशा बोलती है मिलकर बताएगी। दोनों सहेलियां बैंक के लिए निकल जाती हैं। निशा के घर के थोड़ी ही दूरी पे निशा का घर है। दोनों सहेलियां कुछ दूर पैदल जाती हैं, फिर ऑटो कर लेती हैं। गर्मी का महीने में धूप बहुत तेज होती है। दोनों सहेलियां बैंक में पहुंचती हैं। सामने से अंकुर अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से उतर रहा होता है। गेट पे जैसे ही गाड़ी पार्क करके निकलता है, तभी उसके कार का फाटक टकरा जाता है। निशा के हाथ में लिया हुआ बैग नीचे गिर जाता है। अंकुर भाव में सनग्लासेस ठीक करते हुए बाहर निकल जाता है। निशा भी ना आव देखती है ना ताव।
कार के फाटक पे एक पैर मारकर अपने बैग से गिरे सामान को रखने लगती है। अंकुर अपनी गाड़ी को खुद से ज़्यादा प्यार करता था। वो मुड़कर देखा तो दोनों सहेलियां उसकी गाड़ी के पास ही थी। फिर अंकुर ने आगे बढ़कर पूछा, आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी पे पैर मारने की? नेहा तो बस अंकुर को देखे ही जा रही थी, पर उसे अपना काम ज़्यादा ज़रूरी दिख रहा था, तो दोनों ने उलझना ठीक नहीं समझा। दोनों तेजी से आगे बढ़ गई। अंकुर ने आगे बढ़कर दोनों को रोका, फिर से वही बात रिपीट की। निशा ने कहा, गलती आपकी है। कार का शीशा खोलते वक्त हमेशा आगे पीछे देखकर ही खोलना चाहिए। अगर बैग की जगह मैं होती या कोई और होता तो चोट लग जाती। कोशिश करिएगा आगे से ये गलती दोबारा ना हो। अंकुर तमतमाई आंखों से निशा को देखता है। उसे कल की आवाज़ समझ आ जाती है। निशा आज कुछ बोलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वो सोचकर चली थी कि घर से बाहर तक कूल ही कूल रहेगी, तो बस अब गर्मी में बाहर पैदल चलने पे कौन कितना कूल रहता है। अंकुर ने तमतमाते हुए निशा से पूछा, तुम वही कल वाली लड़की हो ना, जो कल अपनी जाहिलियत की वजह से पूरा हंगामा फैला रखी थी, बैंक में सबका मूड खराब करके रख दिया था कल? तुम पूरी की पूरी पागल ही हो। तुम्हें बैंक में नहीं बल्कि डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। निशा से ये सब बर्दाश्त के बाहर था। वो बोली, आपको पैसे ने पागल बना दिया है। आपका इलाज तो डॉक्टर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पागलपन से खुद आपका ही आगे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये हाई सोसाइटी के लोग सबको नीचा दिखाने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। निशा गुस्से में गेट पे ही रुक जाती है। नेहा अपना काम करने अंदर चली जाती है। निशा अपने बैग से एक मंथली पत्रिका निकाल वहीं पढ़ने बैठ जाती है। गेट के किनारे पर एक पिलर पे बैठ के पेड़ के पास कुछ कुर्सी लगी थी। अंकुर भी बड़बड़ाते हुए अंदर चला जाता है। निशा अपने मुंह से दुपट्टा हटाती है और पानी की बोतल निकालती है। वो हमेशा से पानी की बोतल और एक मंथली पत्रिका अपने साथ जरूर रखती है। जब भी घर से बाहर निकलती है तब भी वो ऐसा ही करती है। कुछ ही देर में नेहा का फोन आता है। नेहा उसे धूप में बैठने से मना करती है और अंदर आने को कहती है। निशा नेहा को मना कर देती है। वो बोलती है, मैं नहीं चाहती आज तुम्हारा काम रुके, बल्कि तुम्हारा काम आज हो जाए। मैं यही ठीक हूँ, तुम काम करके ही वापस आना। नेहा का काम अंकुर ही करता है, तुरंत हो भी जाता है, क्योंकि आज सर्वर बहुत अच्छा चल रहा था। नेहा अंकुर को धन्यवाद देती है तो अंकुर प्यारी सी स्माइल के साथ वेलकम बोलता है। नेहा बोलती है कि आपको बाहर सॉरी बोलना चाहिए था, मेरी फ्रेंड की कोई गलती नहीं थी, अगर थी भी तो बस इतनी की। वो थोड़ी स्वभाव से कड़क है, पर बोल बिल्कुल सही रही थी। और ये कहकर वो जाने लगती है। अंकुर को लगता है गलती उसकी ही थी, तो वो अचानक से नेहा को रोकता है और उससे कहता है, अपनी फ्रेंड को सॉरी बोल दीजिएगा मेरी तरफ से। ये कहकर अपने काम में लग जाता है। नेहा खुशी से बाहर जाती है और निशा से कहती है कि अंकुर सर ने तुम्हें सॉरी बोला है। निशा बोलती है, बात सॉरी की नहीं है, पर वो इंसान बहुत ही घमंडी है। मैं सही बोल रही थी, पर वो बहुत कुछ बोल गया, वो भी अपने ईगो में। खैर छोड़िए, बता तुम्हारा काम हो गया, अब आइसक्रीम खाकर ही घर चलेंगे। एकदम कूल नेहा समझ जाती है कि निशा आज सच में कूल नहीं है, बस वो कुछ भी हो हमेशा कूल ही दिखाती है। सबसे कड़क भी इसीलिए रहती है ताकि कोई उसकी वास्तविकता ना पहचाने। ये निशा की आंतरिक सुंदरता थी, जो बस वही समझ सकता है जो उसे बचपन से जानता है। निशा नेहा से बोलती है, तुम्हें उस खड़ूस मैनेजर का नाम कैसे पता चला? नेहा बोली, उनके ही एक सहकर्मी उन्हें बुला रहे थे तो मैंने सुन लिया था।
वैसे मैनेजर है, बहुत टैलेंटेड, ये बैंक में और लोग कह रहे थे। निशा उसकी बात को अनसुना कर दूसरी बात करने लगती है। नेहा ये जानती है कि जो बात निशा को अच्छी नहीं लगती वो उस बात को हमेशा अनसुना कर देती है। वो कॉलेज के टाइम में ऐसी ही थी, गलत चीज़ों से, गलत लोगों से खुद को दूर रखती थी। एकदम खुद में बिंदास रहने वाली लड़की, जैसी दिखती थी वैसी ही थी। बदलाव तो कभी सीखा ही नहीं और ना ही कभी चाहा। वास्तविकता से जीवन को जीना सीख लिया था। निशा नेहा को अपने रिश्ते वाली बात बताती है। वो कहती है कि ये हाई सोसाइटी के लोगों की सोच हम मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल अलग होती है। वो सारी बात नेहा को बताती हैं। निशा हमेशा से इस बात से ही खुश रहती है कि उसके माता पिता हमेशा से ही अपनी दोनों बेटियों की ढाल ही बने रहेंगे। फिर उसे चिंता ही किस बात की है। जो भी किस्मत में लिखा होता है हमेशा से वही होता है। तो ये माता पिता इतनी चिंता क्यों करती है? तुम तो जानती ही हो कि मैं अभी जॉब करना चाहती हूँ, पर अब ये लगने लगा कि कब तक जॉब मिलेगी, कहीं कुछ प्राइवेट ही देख लूँ। उसके मन में बहुत ही तूफान था, पर वो सब थामे थी। फिर नेहा भी उससे अपने घर की बात बताती हैं। दोनों सहेलियाँ अपने अपने घर पहुँचती हैं। अंकुर भी ऑफिस से आज घर जल्दी जाना था क्योंकि खुशी के माता पिता आने वाले थे। अंकुर को रास्ते में से कुछ सामान लेना था। अंजलि जी ने फ़ोन करके कहा था अंकुर रास्ते से कुछ मिठाई और कुछ स्नैक्स पैक करवा लेता है। जो कुछ भी अंजलि जी ने बताया था, जैसे ही घर पहुंचता है सामान मेज पर रखकर रूम में जाने लगता है। अंजलि जी पीछे से रोकती है और कहती हैं, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, खुशी के माता पिता आते ही होंगे। अंकुर नीचे आने से मना कर देता है। वो कहता है कि आप लोग फाइनल कर लीजिएगा, फिर मुझे बता दीजिएगा। अंजलि जी कहती है नहीं, कुछ देर के लिए तुम्हें नीचे आना ही होगा। वैसे भी खुशी जॉब करती है तो उसके माता पिता तुमसे मिलना ही चाहेंगे, तो 5 मिनट के लिए नीचे आ जाना, फिर कोई बहाना बना के घर से बाहर चले जाना। अंकुर ने कहा कि बाहर क्यों चला जाऊंगा? अंजलि जी बोली, वो इसीलिए कि लड़की वालों के सामने थोड़ा वीआईपी दिखाना पड़ता है, यही कि तुम कितने बिजी रहते हो। अंकुर अंदर अपने रूम में फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होकर एक कड़क चाय पीता है और पिछली बार की बात सोचता है कि कैसे निशा के पिताजी अपनी लड़की को दिखाने से साफ मना कर दिया। वो सोचता है कि क्या हर माता पिता अपनी बच्ची को ऐसे ही अपना अभिमान समझते हैं। उसे तो ऐसा ही लगता था कि हर माँ बाप अपनी बच्ची से छुटकारा पा लेते हैं शादी के बाद, पर क्या हर पिता राधे श्याम जी जैसे होते हैं, या फिर उनकी बेटी निशा इतनी अच्छी है कि वो उस पर अभिमान कर रहे थे। फिर अंकुर खुद ही सोचने लगता है कि जो बीत गया वो क्यों सोच रहा है इस बारे में। फिर बैठे बैठे वो आज की घटना के बारे में सोचने लगता है, उस लड़की के बारे में जिसने आज उसे उपदेश दिया। उसकी आवाज़ ही अंकुर के कानों में गूंजने लगी। ये सोचकर उसके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अंकुर मन ही मन बड़बड़ाता है, कैसी लड़की थी, कितनी झगड़ालू, कितना ज्ञान बांटती है, जरूर कोई स्कूल की टीचर ही होगी। बेचारे बच्चे जिसे वो पढ़ाती होगी, क्या होता होगा उनका, बाकी तो भगवान ही जाने, या वो खुद ही। बाप रे बाप। खुशी के माता पिता एक चमचमाती कार से बाहर निकलते हैं। खुशी की मम्मी जी और पापा जी दोनों ही बैठक में प्रवेश करते हैं। अंकुर के मम्मी पापा, उनका मुंह ही बन जाता है। उनके हाथ में ना कोई फल ना कोई मिठाई, बस मम्मी पापा दोनों के ही हाथ में मोबाइल फ़ोन था। खुशी की मम्मी के हाथ में एक ब्रांडेड पर्स था। रूम में एंट्री करते ही अंजलि जी और विनय जी दोनों ही लोग उनका अभिवादन करते हैं, फिर बैठने के लिए बोलते हैं। खुशी की मम्मी बैठते ही बोल पड़ती है कि ड्राइंग रूम की डेकोरेशन कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। मेरी खुशी को ड्राइंग रूम में महंगी पेंटिंग लगाना ही पसंद है। अंजलि जी कुछ बोल पाती कि इससे पहले खुशी की मम्मी फिर बोल पड़ती है,
मेरी खुशी ने कभी एक गिलास पानी उठाकर भी नहीं पिया है। आपके घर में कितने नौकर हैं? खुशी की मम्मी जी की ये बातें सुनकर अंजलि जी मारे भाव में कहती है, परमानेंट का बस एक ही है, पर दिन में झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए भी एक आती है। खुशी की मम्मी ने कहा, मेरी बेटी की शादी के बाद एक और रख दीजिएगा। अंजलि जी कुछ पूछे कि उससे पहले खुशी की मम्मी फिर एक बार इंक्वायरी के तौर पे पूछती हैं, अच्छा एक बात बताइए, आप भी घर का काम करती है? क्योंकि मेरी बेटी को मॉर्निंग में हैवी नाश्ते की ज़रूरत रहती है ताकि दिन भर उसे कुछ ज़्यादा ना खाना पड़े। बाहर जूस फ्रूट से काम चल जाए। अभी बात चलती ही रहती है कि नौकर चाय लेके आता है। खुशी की मम्मी निकिता जी चाय नहीं पीती है, बल्कि कॉफ़ी बोलती है बनाने को। अंजलि जी को तो जैसे खुशी के माता पिता लड़के वाले और खुद लड़की वाले होने की फीलिंग आती है। ये तो नहले पे दहला है। अगर उनकी बेटी भी ऐसी ही हुई तो। अभी अंजलि जी ये सोच ही रही थी, तभी सामने से निकिता जी बोली, मेरी बेटी को अकेले रहने की आदत है, भीड़ भाड़ पसंद नहीं है उसे हर चीज़ सेपरेट चाहिए। हम लोग से ही उसकी कम बात होती है, तो आप लोगों के घर में ज़्यादा मेहमानों का आना जाना तो नहीं होता है। अंजलि जी बोली, मेरी जॉइंट फैमिली है, सब लोग आते जाते रहते हैं। अंकुर भी परिवार को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है। ये बात परिवार के लोग समझते हैं। वहाँ बैठे बैठे खुशी के पापा और विनय जी उन दोनों की बातें सुन रहे थे। अब निकिता जी अंकुर से मिलना चाहती है और नाम लेकर बुलाती है उसका। अंजलि जी को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो बोलती है, इस टाइम अंकुर जरूरी काम से बाहर गया है, वो नहीं मिल सकता। ये सुनकर खुशी की मम्मी और पापा दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं जाने के लिए। वो कहती है, पहले लड़के से मिलेंगे, फिर बाकी बातें होगी। खुशी भी अंकुर से मिलेगी, फिर डिसाइड होगा कि वो एडजस्ट कर पाएगी या नहीं आपके बेटे के साथ। ये बात सुनकर अंकुर बाहर आने की सोचता है, पर अंजलि जी झूठ बोल चुकी होती है। वो मम्मी को झूठा होने नहीं देना चाहता है, इसीलिए जवाब देने के लिए आगे ही नहीं बढ़ता, पर उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। इतना कहकर कॉफ़ी पिए बिना ही खुशी के मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते अंकुर का पूरा बायोडाटा फ़ोन पे मांगते हैं, वो भी ओरिजिनल। अंजलि जी और विनय जी खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। अब अंजलि जी को हर वो बातें याद आती है जो उन्होंने मांगा था, हर उस लड़की का बायोडाटा। खुशी के मम्मी पापा के जाते ही अंकुर गुस्से में नीचे आ जाता है। अंकुर अंजलि जी से कहता है, वो लोग मेरा बायोडाटा मांग रहे थे, समझते क्या है अपने आप को? नहीं करनी मुझे कोई भी शादी, किसी से भी नहीं करनी शादी। समझ क्या रखा है मुझे? मैं कोई नमूना हूँ जो उनकी बेटी मुझे देख सुनकर शादी के लिए हाँ करेगी? आप लोग कैसे इतनी देर से उन दोनों लोगों की बकवास सुन रहे थे? बायोडाटा माई फुट, अंकुर तमतमाते हुए कहता है। उनकी अपाहिज बेटी को रखे अपने पास, क्या कह रही थी? उसकी मम्मी पानी भी लेके नहीं पीती है और आपसे क्या पूछ रही थी? नौकर कितने हैं? इतना ही शौक है नौकर का, 2-4 भेज देंगे अपनी बेटी के साथ। अंजलि जी और विनय जी अंकुर को शांत करते हुए कहते हैं कि बेटा वो नौकरी करती है, खुशी की फैमिली हाई सोसाइटी से बिलोंग करती है, तो वो लोग ट्रेडिशनल नहीं है, बहुत खुले विचारों वाले हैं। तुम नहीं कहोगे तो शादी नहीं होगी, इतना परेशान मत हो। अंकुर को कुछ दिन पहले की राधे श्याम जी की बात याद आ जाती है। वो कहता है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो राधे श्याम जी से कहा था, वही बात आज खुशी की माँ ने हमसे कहा। कितना बुरा लगा होगा उन्हें भी, पर राधे श्याम जी आप लोगों से ज़्यादा अपनी बच्ची से प्यार करते हैं, क्योंकि आप लोगों की बात पे वो अपनी बेटी के मान सम्मान पे ठेस नहीं लगने देना चाहते थे। उन्हें मेरी पोस्ट से ज़्यादा अपनी बेटी का स्वाभिमान प्यारा था। एक आप लोग हैं जिसे उस लड़की की नौकरी ही दिखी। वो लोग जो कह रहे थे उसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा था। अंजलि जी और विनय जी दोनों लोग अंकुर को समझाते हैं, ऐसा नहीं है बेटा, हमारे लिए तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमें तो तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो तुम्हारे साथ परफेक्ट मैच हो।
ताकि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी हमेशा खुशहाल रहे। अगर छोटे परिवार की होगी तो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तुमसे शकल सूरत में खराब होगी तो तुम्हें ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अंकुर गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। अंजलि जी कुछ समय बाद खाना लेकर जाती है। वो अंकुर को समझाती है, हम कोई और रिश्ता देखेंगे तुम्हारे लिए, बहुत रिश्ते आएंगे, तुम तो हीरा हो। अंकुर अपने मम्मी पापा के साथ खाना खाने नीचे चला जाता है और गुस्से में किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है। रात में तीनों लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं। फिर सब थोड़ी देर वॉक करके सोने चले जाते हैं। अंकुर भी सोने अपने कमरे में आता है तो सोचने लगता है, हर मम्मी पापा को अपने बच्चों से प्यार होता है, बच्चों को भी अपने माता पिता से उतना ही प्यार होता है, और फिर सो जाता है। उधर निशा भी खाना खाकर दीपा को कुछ देर पढ़ाती है, फिर सोने जाती है तो अपनी मम्मी पापा की बात सुन लेती है। वो दोनों निशा की शादी को लेकर ही बात कर रहे थे। भावना जी कह रही थी, आपने जो पैसा जमा किया है बैंक में, उसमें तो बस खाने पीने की ही व्यवस्था हो पाएगी। निशा भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे इकट्ठा की है उससे उसके ही सामान आ जाएंगे। शादी में जो लड़के वालों की डिमांड होगी उसको पूरा करने के लिए गांव वाली जमीन भी बेचनी पड़ेगी। निशा ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है, काश कि मैं सरकारी नौकरी में होती, मैं भी अच्छा कमा रही होती तो पापा को जमीन कभी नहीं बेचने देती। चाहे कुछ भी हो जाता, ये जमीन हमारे पूर्वजों की निशानी है, कितने परिश्रम से उन्होंने खरीदा होगा। जमीन तो हमारी समृद्धि की निशानी है, फिर मेरे लिए पापा को इसे बेचना पड़ेगा। हे भगवान, कुछ ऐसा करिए जिससे कि हमें अपनी जमीन कभी ना बेचनी पड़े। अभी दीपा भी तो है, उसको भी तो खूब पढ़ाना है, आगे टीचर बनना चाहती है, सब कैसे होगा। अगली सुबह अंकुर अपने मम्मी पापा को ढूंढते हुए बाहर आता है। वो दोनों बाहर गार्डन में रहते हैं। अंकुर उनके पास जाता है। अंजलि जी और विनय जी अंकुर को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अंकुर के 2 दिन के झगड़े के बारे में अंजलि जी और उसके फ्रेंड दीपक ने सब कुछ बता दिया था कि कैसे उनके शेर बेटे को एक लड़की 2 दिन से खूब बातों से धो रही है, कैसे उनका बेटा इतना मानसिक तनाव के बाद वो घर पे नॉर्मल बिहेव कर रहा था, पर उस लड़की में दम था। ये बात विनय जी अंजलि जी से कह रहे थे क्योंकि उस लड़की ने उनके बेटे को सही चीज़ सिखाई थी। ये कहकर दोनों लोग खूब मुस्कुरा रहे थे। अंकुर गुस्से में वापस जाने लगा। तभी विनय जी बोले, अरे अंकुर, सुना है कि तुम उसकी दोस्त से सॉरी भी कहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा और किसी को सॉरी बोल दिया? ये कहकर दोनों खूब ठाका लगाकर हंसने लगे। अंकुर गुस्से से वहाँ से चला गया, पर इस बार वो वहाँ से अपने दोस्त दीपक से लड़ने चला गया। अंकुर रूम में आते ही दीपक को फ़ोन लगाता है, तब दीपक उसका फ़ोन नहीं उठाता है। अंकुर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उसे लगता है कि दीपक जानबूझकर उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है। अंकुर गुस्से में नहाने चला जाता है, फिर जल्दी से तैयार होकर नीचे आता है। नीचे दीपक अंजलि जी और विनय के साथ नाश्ता करता रहता है। अंजलि जी कहती है, कुछ पता चला उस लड़की का क्या नाम था? तुम्हारे बैंक में उसका खाता है या उसके दोस्त का या फिर उसके दोस्त के भाई का? दीपक बात को और बढ़ा चढ़ाकर बताता है। उसका स्वभाव ही था ऐसा, ऊपर से अंकुर के बचपन का दोस्त था। अंकुर गुस्से में बिना नाश्ते किए गाड़ी में बैठ जाता है और हॉर्न बजाने लगता है। दीपक जल्दी से अंकुर का नाश्ता पैक करवाकर जल्दी से अंजलि जी और विनय जी से आशीर्वाद लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। अंकुर गुस्से से दीपक को देखता है और दीपक खूब जोर से हंसने लगता है। अंकुर गुस्से में गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेता है। रास्ते भर दीपक को खूब गालियां देता है। दीपक कल के रिश्ते के बारे में पूछता है, तुम परेशान हो क्या? अंकुर कहता है, हाँ, तेरी वजह से परेशान हूँ।
तुम ये सब फर्जी कहानी मम्मी पापा को क्यों बताए? उस लड़की से तो मैं फिर कभी निपट लूँगा, अभी तुझसे तो निपट लूँ। दीपक मजाक में कहता है, तो चल खुशी की मम्मी की बात मान लेते हैं। मैं तुझे तैयार करके उनके घर पे ले चलूँगा। फिर खुशी तुझसे पूछेगी, तुम्हें खाना बनाना तो आता है, तुम्हें गाड़ी चलाना तो आता है? फिर तुम सारा रिप्लाई सिर झुकाकर दे देना। रिश्ता पक्का कर लिया जाएगा, रहना जीवन भर जोरू का गुलाम बनके। फिर अंकुर गुस्से में, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखो यार, मेरी शादी एक मुद्दा बन गई है, क्या करे, कभी कुछ तो कभी कुछ समझ में ही नहीं आता। दीपक कहता है, कोई भी रिश्ता इतना ज़्यादा समझ बूझ कर करोगे तो कैसे करोगे? कुछ भी, हर किसी में सिर्फ कमी ही देखोगे। मेरे भाई, तो परफेक्ट कैसे मिलेगी? दीपक समझाता है, तुम शादी की किसी शर्त पे नहीं रखो। कोई भी लड़की होगी उसमें कमी भी होगी, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता। दीपक कहता है, क्या तुम परफेक्ट हो? तुम्हारे अंदर भी तो कभी कभी स्मोक करने की आदत है। मानता हूँ बहुत कम है, पर है तो कमी। तुम गुस्से वाले भी हो, गुस्से में किसी को कुछ भी बोलते हो। क्या तुम ये सब आदतें छोड़ सकते हो? अंकुर बोला, हाँ कोशिश करूँगा। तो दीपक भी बोला, हो सकता है कि खुशी आज ऐसी है, पर शादी के बाद तुम्हारे साथ एडजस्ट करे या ना भी करे तो क्या, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सेपरेट रहना अच्छा लगता है। सब लोग एक जैसे नहीं होते, तो मत करो शादी। पर सब लड़कियों में आंटी अंकल कुछ ना कुछ कमी निकाल कर छोड़ देंगे, तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? दीपक अंकुर से पूछता है, सच बता, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? यार तू अपने हिसाब से सोच, ऐसे अकड़ू और ईगो में थोड़ी कमी ला, सब लड़कियां अच्छी लगने लगेगी। अंकुर कहता है, तो क्या सबसे शादी कर लूं? दीपक कहता है, पहले सब अच्छी तो लगने लगे, फिर उनमें से जो तुझे अच्छी लगे और जिसे तुम अच्छे लगो उससे शादी कर लेना। अच्छा एक बात बता, कहीं आज वो लड़ाकू विमान जहाज फिर आ गया बैंक में तो क्या करोगे? अच्छा आज तुम सॉरी बोल देना। अंकुर गुस्से से दीपक को मारता है, फिर हंसने लगता है, बोलता है, माफ़ी किस बात की? अगर उसे चोट लगी होती तो मांग लेता। दीपक कहता है, अगर उसे चोट लगती तो वो तो तुम्हें गिरा गिरा कर मारती, फिर माफ़ी वाफी। बात करते करते दोनों दोस्त एक चाय की दुकान पे रुकते हैं। चाय की दुकान के जस्ट बगल में किताब की दुकान रहती है। अंकुर और दीपक की वो पसंदीदा दुकान रहती है जहाँ बैठकर दोनों चाय पीते हैं। तभी किताबों की दुकान पे कुछ लड़कियों की आवाज़ सुनाई देती है। एक लड़की दुकानदार से किताबों पे 10% छूट के लिए बोल रही होती है। अंकुर और दीपक जैसे ही आवाज़ सुनकर बाहर जाते हैं, वैसे ही वो लड़कियां जा चुकी होती हैं। अंकुर के कानों में वही आवाज़ गूंजती है, वो कर्कश आवाज़ जिसने उसे कितना कुछ सुनाया था, जिसे सुनकर वो आज गुस्साने की जगह मुस्कुरा रहा था। पर जैसे ही दीपक को देखता है, वो तुरंत गुस्से में चाय खत्म करने को बोल के तुरंत बैंक चलने को बोलता है। दीपक सोचने लग जाता है, आखिर क्या हो गया है? अंकुर बोलता है, जल्दी चलो वरना लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा और कुछ नहीं हुआ। अंकुर और दीपक जल्दी से बैंक में पहुंचे और फिर दोनों अपने अपने काम में लग गए। रह रहकर अंकुर को उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती थी। जब वो दीपक की तरफ देखता तो दीपक तुरंत गाना गुनगुनाने लगता। अंकुर चिढ़कर काम में लग जाता। दीपक उसके लिए चॉकलेट लाता है, उसे खाने के लिए देता है। भूख तो अंकुर को लगी ही थी, वो जल्दी जल्दी चॉकलेट खा लेता है। आज सुबह से निशा काम में व्यस्त होती है। वो अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर निकल गई। एक डिग्री कॉलेज में आज उसका इंटरव्यू था। वो वहाँ अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी पहले ही जमा कर आई थी। आज उसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया। वो बहुत ही बोल्ड लड़की थी, बिना झिझक के सारे सवालों का रिप्लाई किया। आज ऑटो से पूरे रास्ते में यही सोच रही थी कि उसे अगर ये जॉब मिल गई तो 10,000 हर महीने आएंगे, फिर वो व्यस्त भी रहेगी, बाकी का समय पढ़ाई पे देगी।
राधे श्याम जी जैसे ही दफ्तर में पहुंचते हैं, वैसे ही उनके एक मित्र हीरालाल जी उन्हें निशा के लिए एक नया रिश्ता बताते हैं। निशा का फोटो और उसका बायोडाटा मांगते हैं। वो आज ही शाम को लड़के के घर वालों से मिलने के लिए कहते हैं। राधे श्याम जी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो फिर से वो सब फेस करने के लिए अभी तैयार नहीं थे। वो बार बार अपनी बेटी का बायोडाटा लेकर इधर उधर घूम कर तक गए थे। हीरालाल जी के एक रिश्तेदार थे, उन्होंने ये रिश्ता बताया था। हीरालाल जी चाहते थे कि राधे श्याम जी एक बार उस लड़के के परिवार वाले से मिले। शाम को दफ्तर से लौटते समय राधे श्याम जी फिर से 2500 की मिठाई और फल लेकर गए। ऑटो से घर पहुंचते ही भावना जी बताए, आज फिर एक रिश्ता देखने जाना है। लड़के के घर परिवार के बारे में हीरालाल जी अच्छे से जानते हैं। वो कह रहे थे कि एक बार मैं मिल लूं, तुम मेरा कपड़े निकाल दो, वो पीले वाला शर्ट उसे ही पहनकर चला जाऊंगा। आज दिन भी अच्छा है, अपने यहाँ मान भी नहीं है। घर से निकलते समय हर बार की तरह भावना जी दही शक्कर खिलाती है। वो कहती है कि कुछ पैसे रख लीजिए, गाड़ी बुक कर लीजिएगा, ऑटो से जाना अच्छा नहीं रहेगा। हर बार की तरह इस बार भी 5000 से कम का खर्चा नहीं था। वो घर पे ही हीरालाल जी को बुलाए थे। दोनों मित्र साथ में ही जाने वाले थे। अब गाड़ी दरवाजे पे खड़ी होती है। निशा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर चाय बनाने जाती है, तो उसे समझ आ जाता है कि आज फिर उसके पापा की मेहनत की कमाई 5000 डूबने वाले हैं। वो हमेशा से इन सब दिखावे के खिलाफ थी, मगर वो संस्कारों में बंधी थी, कुछ भी नहीं कह सकती थी। अपने मम्मी पापा को मना भी नहीं कर सकती थी। मम्मी को तो समझा सकती थी, पर पापा को समझाने की ताकत उसमें नहीं थी। गाड़ी दरवाजे पे खड़ी होती है। हीरालाल जी और राधे श्याम जी बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते भर हीरालाल जी बखान करते हुए जी लड़के के परिवार से लेकर प्रॉपर्टी तक का बखान करते जा रहे थे और राधे श्याम जी चुपचाप सुनते जा रहे थे, हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे। राधे श्याम जी और हीरालाल जी दोनों लोग उनके घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग गाड़ी से सामान निकालते हैं और फिर वहां पहुंचकर गेट पे इंतजार करते हैं। कई बार बेल बजाने पे गेट खुलता है। सामने से एक महाशय जी गेट खोलकर अंदर आने के लिए कहती हैं। राधे श्याम जी मिठाई और फल लेकर हाथ जोड़ते हुए अंदर आते हैं। सामने वाले महाशय जी ठहरे लड़के के पिता, वो भी उनका लड़का सरकारी नौकरी में था। वो कैसे हाथ जोड़ सकते थे? वो तो बस एक लड़की के पिता का अधिकार होता है। हीरालाल जी राधे श्याम जी का परिचय देते हुए कहती हैं, ये निशा के पिताजी हैं। अपने सागर के लिए ये अपनी बेटी निशा का रिश्ता लेकर आई हैं। सागर के पिताजी एकदम अकड़े हुए अपनी बैठक में ले जाती है। सागर के चाचा जी भी वहीं बैठे होते हैं। सामने हीरालाल जी और राधे श्याम जी बैठती हैं। दोनों लोग कुछ देर चुप रहते हैं। सागर के पिताजी कहते हैं, मेरे बेटे के लिए 100 लड़कियों की फोटो आई है जो हमें समझ में ही नहीं आई। आप सामने मेज पे लड़के का बायोडाटा और फोटो रख दीजिए। हीरालाल जी कहते हैं, भाई साहब इनकी लड़की बहुत होनहार है, भले ही दिखने में सामान्य है, पर राधे श्याम जी की बेटियों के सद्गुणों की चर्चा होती है पूरे मोहल्ले में। इन्होंने अपनी बच्ची को जो संस्कार दिए हैं वो और कोई नहीं दे सकता। निशा नाम है उसका, बहुत ही हंसमुख स्वभाव है उसका, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है। अपनी मेहनत के बल पे कहीं ना कहीं जरूर सेलेक्ट हो जाएगी। सागर के पापा और चाचा जी बायोडाटा उठा के देखते हैं, फिर वो पूरे पे एक नज़र घुमाते हैं। सामान्यतः फोटो पे एक नज़र घुमाते हैं और अंदर से एक लड़के को पानी लाने को बोलते हैं और इसी बहाने से फोटो भेज देते हैं। अंदर खुसुर फुसुर की आवाज़ राधे श्याम जी और वहाँ बैठे सभी लोगों को साफ सुनाई देती है। एक लड़का अंदर से पानी लेके आता है, साथ में लड्डू भी लाता है। फिर कुछ देर बाद सागर के पिताजी को अंदर बुलाया जाता है। सागर के पिताजी जब कुछ देर बाद बाहर आते हैं, तब वो राधे श्याम जी से कहते हैं,
लड़की की एक फ़ोटो साड़ी में ले आइएगा या हीरा लाल जी से भिजवा दीजिएगा, पहले मेरा लड़का भी देखेगा। लड़की की फ़ोटो क्या आपकी लड़की व्हाट्सएप या फेसबुक पे है? राधे श्याम जी ने कहा, हाँ है। सागर के पिताजी ने कहा, तब क्या पढ़ती होगी? सागर के पापा की इस बात पे राधे श्याम जी बोले, मेरी बिटिया पढ़ने में भी बहुत होनहार है। रही बात व्हाट्सएप और फेसबुक पे होने की, तो उसे लोगों से जुड़े रहना पसंद है। मेरी सोच से वो दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। वो बहुत समझदार है, उसे क्या करना है और क्या नहीं वो अच्छी तरह पता है। सागर के पिताजी बोले, मैं तो ऐसे ही बोल दिया, आप बुरा ना माने, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। सागर के पिताजी ने कहा, देखिए राधे श्याम जी, पहले फ़ोटो पसंद हो जाए फिर लेन देन की बात हो जाएगी। वैसे भी 10 लाख कैश और एक गाड़ी तो कई लोग दे रहे थे, पर हमें तो लड़की भी अच्छी चाहिए। राधे श्याम जी बोले, हमें लड़का ही अच्छा चाहिए, परिवार भी अच्छा होना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात, जिस परिवार में मेरी बेटी की शादी हो वहाँ उसकी इज्जत होनी चाहिए। बस पैसा कम भी होगा तो मेरी बेटी बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेगी, पर उसके सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा परिवार और ऐसा लड़का ही हम अपनी निशा के लिए ढूंढ रहे हैं। राधे श्याम जी की बातों की स्पष्टता उनकी बेटी में भी दिखाई देती थी। वो भले इसके पहले जो रिश्ता देखने गए थे अपने निशा के लिए, उन्होंने लड़की देखकर फिर जवाब देने को बोला था, इसीलिए हम वहीं से वापस हो गए। अगर आपके मन में भी ऐसी कोई बात है तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी की भावनाओं को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा। वो घर का और बाहर का सारा काम खुद ही करती है। आप अगर इनडायरेक्ट देखना चाहे तो देख भी सकते हैं। इतना कहकर राधे श्याम जी उठ खड़े होते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, लेन देन की आप चिंता ना करें, खुद की हैसियत से बढ़कर हर बाप अपनी बेटी को देता है, मैं भी दूंगा। आप परिवार से बात कर हीरा लाल जी को बतला दीजिएगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। राधे श्याम जी के घर पहुंचते ही भावना जी जो टकटकी लगाई बैठी थी वो अचानक रुकी गाड़ी से गेट पर आ खड़ी हुई। हीरा लाल जी अपने घर जाने लगे और राधे श्याम जी ये कहकर जैसा होगा वो उन्हें बताएंगे। उनके जाते ही भावना जी पूछने लगी, क्या हुआ, कैसा रिस्पॉन्स था उन लोगों का? कुछ आशा भरी निगाह से वो राधे श्याम जी को देखे जा रही थी। राधे श्याम जी बात टाल गए, वो जानते थे कि भावना जी क्या सुनना चाह रही थी। राधे श्याम जी की आदत थी घर आते ही सबसे पहले दोनों बेटियों के बारे में पूछते थे। भावना जी ने बताया कि दीपा पढ़ रही है और निशा कुछ काम कर रही है। अब बताइए क्या हुआ वहाँ? राधे श्याम जी ने बताया कि देखो क्या जवाब आता है, अभी कुछ सही से बताया नहीं। उनके पास हमारी निशा से भी ज़्यादा अच्छी लड़कियों की फ़ोटो रखी थी, पर जब बात वैरायटी की होती है तो इंसान की चॉइस ही बढ़ जाती है, वो जल्दी सिलेक्ट नहीं कर पाता। भावना जी कहती है, हमारी बेटी कोई वस्तु थोड़ी है। एक बात बताइए, हर लड़के वालों के घर में लड़कियां नहीं होती है क्या कि वो लड़कियों को वस्तु के समान आकलन करते हैं? राधे श्याम जी कहते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें, मेरी बेटियां बोझ थोड़ी है हम पर, वो तो हमारी शान है, जिसे मैंने शान से पाल पोस कर बड़ा किया है, जिसे देखकर मेरा पूरा दिन ही अच्छा हो जाता है। निशा भगवान के आगे दिया जलाकर चाय बनाने चली जाती है। राधे श्याम जी को चाय देती भावना जी से कहती है, माँ आप मेरी शादी को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए इंटरव्यू दे चुकी हूँ और जब भी सही समय आ जाएगा तब हो जाएगी शादी। क्या मैं आप लोगों पे बोझ हूँ? भावना जी बोली, नहीं, बस हर चीज़ का समय होता है। हम भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी शादी सही समय पर हो जाए। रात को खाने के बाद साफ सफाई करके
वो छत पे टहल के अपने कमरे में पढ़ने बैठ जाती है। सुबह सुबह नेहा निशा को फ़ोन करती है। वो बताती है कि मेरे भाई का एटीएम बनवाना है, तू फ्री है आज? जल्दी से काम निपटा के चले जाएंगे। निशा बोलती है आज बिल्कुल भी मन नहीं है। नेहा बोली तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ। निशा बोली ज़्यादा नाटक मत करो, मैं चलती हूँ। अभी 1 घंटे में तैयार होकर तुझे कॉल करती हूँ। नेहा तैयार होके निशा को कॉल करती है। निशा घर से निकलती है। रास्ते में नेहा को लेते हुए दोनों सहेली बैंक में पहुँचती है। निशा बाहर ही रुक जाती है। वो नेहा से कहती है तुम जल्दी से फॉर्म भरकर वापस आ जाओ। मैं अंदर जाकर उस मैनेजर से फिर से भिड़कर अपना और उसका दिन नहीं खराब करना चाहती हूँ। नेहा अकेले ही अंदर जाती है। नेहा दीपक से फॉर्म लेने जाती है। दीपक नेहा को पहचान जाता है। वो नेहा से कहता है क्या बात है मैडम, आजकल बैंक में कुछ ज़्यादा ही काम आ गया आपका। नेहा बोलती है काम है तभी आई है, भाई को एटीएम की ज़रूरत है, वो भी जल्दी, उसे पढ़ाई के लिए बाहर जाना है। नेहा फॉर्म भरने लगती है। तभी दीपक बात करने के बहाने से नेहा से पूछता है आपके दोस्त आज नहीं आई? मेरा दोस्त उसे सॉरी बोलना चाहता था। नेहा बोली वो बाहर खड़ी है, वो अंदर नहीं आएगी। वो नहीं चाहती कि कोई बखेड़ा आज फिर हो जाए। दीपक बोलता है क्यों, आपकी दोस्त कभी नॉर्मल नहीं रहती क्या जो बखेड़े का डर है उनको? नेहा बोली मेरी दोस्त से आपको क्या मतलब है? नेहा बोली वो बहुत अच्छी है, उसके जैसा कोई नहीं है, वो मेरी बचपन की सहेली है। दीपक अंकुर को नीचे बहाने से भेजता है। वो अच्छे से जानता है उसके दोस्त के मन की बात बस निशा जैसी लड़की ही बाहर निकाल सकती है। वो ये भी जान गया था निशा से लड़ने के बाद पहली बार उसके दोस्त के चेहरे पे सुकून दिखाई दिया था उसे। निशा बाहर एक चबूतरे पर बैठकर अपने बैग से किताबें निकालकर पढ़ रही थी। वो सामने से अपना मुंह खोल लेती है। पसीने से भीगी हुई पिंक कलर का सूट, हाथ में एक सिंपल बैग, आंखों पे हल्का फ्रेम का चश्मा और एक पोनीटेल जो वो हमेशा से बनाती थी। उसकी सादगी ही तो उसका अनमोल धन थी। स्वाभिमान और आत्मविश्वास से उसका चेहरा हमेशा चमकता रहता था। स्वभाव से अकड़ू थी क्योंकि वो कभी किसी से मदद नहीं लेती थी। अपना काम स्वयं करने और सीखने में विश्वास रखती थी। कोई कुछ भी कहे या करे फर्क ही नहीं पड़ता था उसे। अंकुर नीचे आते ही चबूतरे पर बैठी उस लड़की पे उसकी नज़र पड़ती है। वो सांवले रंग की होने के बावजूद कुछ ज़्यादा ही अंकुर को प्रभावित कर रही थी। अंकुर उसका कारण ही नहीं जान पा रहा था, पर ना चाहते हुए भी अंकुर की नज़र उस लड़की पे बार बार चली जा रही थी। कारण अंकुर उस लड़की को पहचानता नहीं था कि ये वही लड़की है जो उससे 2 दिन लड़ाई हो चुकी है। अंकुर एटीएम मशीन चेक करने के लिए जैसे ही बाहर जाता है, निशा की नज़र उस पर पड़ जाती है। निशा उसे पहचान लेती है, पर वो जानबूझकर साइड हट जाती है। वो उस इंसान से दोबारा उलझना नहीं चाहती है। अंकुर वापस आ जाता है, पर उसे मशीन में सब सही लगता है। गैस भी रहती है, कोई गड़बड़ी भी नज़र नहीं आती है। वो वापस से अपने काम में लग जाता है। निशा सोचने लग जाती है आज अच्छा हुआ इस मैनेजर ने मुझे पहचाना नहीं, वरना फिर से भिड़ जाता मुझसे। कल अगर चोट लग गई होती मुझे, पर फिर नॉर्मल हो जाती है। वो सोचती है नेहा से कहकर उसने माफ़ी भी तो मांगी थी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान गलत ही हो। वो हर चीज़ को हमेशा पॉजिटिव में लेती है। तभी नेहा का फ़ोन आता है निशा के पास। वो निशा से कहती है
कि तुम जल्दी ऊपर आ जाओ, मुझे फ़ोटोकॉपी करवानी है, साथ में चलकर करवा लिया जाएगा। निशा बोलती है, तुम नीचे ही आ जाओ। वो मना कर देती है। नेहा जल्दी से नीचे आ जाती हैं। पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवा लेती है, फिर बैंक में ले जाकर जमा कर देती हैं। अंकुर निशा को जैसे ही देखता है वो मुस्कुराने लगता है। उसे पिछले 2 दिन की बात याद आ जाती है। वो नेहा से पूछता है, आज आपकी वो लड़ाकू दोस्त नहीं आई है क्या? नेहा बोलती है, आई है, पर नीचे ही है। वो 2 दिन में हुए झगड़े को दोहराना नहीं चाहती हैं। अंकुर कमेंट में कहता है कि धूप में उनका पारा और भी चढ़ जाएगा। नेहा बताती है कि वो पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर बैठी है, वो अपनी किताब पढ़ने में व्यस्त होगी। अंकुर आश्चर्य से कहता है, क्या वो चश्मा लगाती हैं? नेहा ने कहा, हाँ। अंकुर वापस से मुस्कुराने लगता है, फिर अपने काम में लग जाता है। नेहा फॉर्म जमा कर वापस आ जाती है। दोनों सहेलियां गोला खाने चली जाती है, फिर घर वापस आ जाती है। घर पहुंचते ही निशा को पता चलता है हीरालाल जी का फ़ोन आया था। उनके घर वाले को निशा पसंद है। वो बाकी की बात करने को राधे श्याम जी को और हीरालाल जी को घर पे बुलाए हैं, पर वो इनडायरेक्ट निशा को देखना चाहती है। पर पहले सारी बात फाइनल कर लेने के बाद ही राधे श्याम जी और भावना जी को उनका ये विचार ठीक लगा कि वे लोग सब फाइनल कर लेने के बाद ही निशा को देखना चाहते हैं, वो भी इनडायरेक्ट। उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग इस शादी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हीरालाल जी को तो लग रहा था कि शादी पूरी तरह फाइनल हो जाएगी। वो बातचीत करके पूरी तरह रिश्ता पक्का करवाने के फेवर में थे। निशा घर पर चुपचाप सारी बात सुन रही थी। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के शाम को दिया जलाने चली गई। उसने शादी ब्याह की बात कभी सोची ही नहीं। वो घर परिवार पढ़ाई लिखाई के ही बारे में सोचती थी। उसके लिए बस एक नौकरी जिसकी उसे ज़रूरत थी, वो बस दिन रात उसी के बारे में सोचती थी। लाइफ को लेकर बहुत ही प्रैक्टिकल थी, इसीलिए शायद सब उसे घमंडी भी समझते थे। रात को खाने के बाद सब सोने चले गए। निशा भी छत पे टहल रही थी। दीपा अपना होमवर्क करके निशा से छत पे अपने स्कूल की बात बता रही थी। भावना जी भी छत पे आ जाती हैं। वो निशा को समझाने लगती है कि अगर परिवार अच्छा है तो शादी के बाद भी पढ़ने देंगे। निशा को पता था माँ ये सब बस मुझे राजी करने के लिए कह रही है। अगली सुबह राधे श्याम जी दफ्तर जाती हैं। दफ्तर से वापस जल्दी आ जाते हैं। फिर जाने की तैयारी में भावना जी लग जाती है। वो राधे श्याम जी को अपनी तरफ से समझा बुझा कर भेजती है। गाड़ी बुक होकर दरवाजे पर आ जाती है। फिर से 4000 से 5000 का खर्च, ये तो बस निशा सोचती है, पर हीरालाल जी के बखान के आगे ये खर्च राधे श्याम जी को कम ही लगता है। जाते जाते वो राधे श्याम जी को दही और शक्कर खिलाती है। राधे श्याम जी दही खाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। हीरालाल जी भी बैठ जाते हैं। पूरे रास्ते अपनी मित्रता का फर्ज निभाते हुए जाते हैं। राधे श्याम जी को समझाते हैं, जैसे ही कुछ संकेत प्रतीत हो आप तुरंत शगुन देकर रिश्ता जोड़ लीजिएगा। बाकी की बात लेन देन संबंधित आज ही कर लिया जाएगा। राधे श्याम जी हाँ हाँ करते जा रहे थे, बस पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे पहुंचते हैं वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं। इस बार सागर के पिताजी के स्वभाव में बहुत बदलाव देखने को मिलता है। वो आज गेट पे ही राधे श्याम जी का अभिवादन करते हैं और सागर के चाचा जी भी आगे बढ़कर अंदर आने के लिए कहते हैं। सब एक साथ बैठक में जाते हैं। जैसे ही वो लोग सोफे पे बैठते हैं वैसे ही पानी के साथ 2 तरह की मिठाई आती है।
राधे श्याम को सुगन होने के नाते वो मिठाई बिल्कुल भी नहीं खाते थे, पर हीरालाल जी ने एक मिठाई खाई और दोनों लोगों ने पानी पिया। अब बात शुरू हुई। पहले तो राधे श्याम जी ने सागर के पिताजी से उनके गांव के बारे में पूछा, फिर घर परिवार के बारे में पूछताछ होती है। दोनों परिवार की आपस में बातचीत शुरू होती है। राधे श्याम जी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, आपके परिवार वालों ने क्या कहा? क्या मेरी निशा पसंद आई आप सबको? इस बात पे सागर के पिताजी बोले, हाँ, फोटो तो सबको पसंद आई है। आगे देखिए, सागर की शादी हम जल्दी ही करवाना चाहते हैं। सागर के पिताजी की इस बात पे राधे श्याम जी को बहुत आश्चर्य लगता है। वो सोचने लग जाते हैं कि अचानक क्या हो गया जो इनकी बात बदल गई। कल तक तो ये लोग बोल रहे थे कि उन्होंने अपने सागर के लिए 100 लड़की की फोटो पड़ी है। मेरी निशा में ऐसा क्या दिख गया जो एक रात के अंदर उनकी बातों में इतना परिवर्तन आ गया है। तभी अंदर से सागर की दादी आ जाती है। वो सारी बात तय करने को कहती है। वो बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, देखिए, पहले लेन देन की बात भी हो जाए। हम कहीं भी इनडायरेक्ट लड़की को देख लेंगे। राधे श्याम जी कहते हैं, मैंने निशा की वास्तविक फोटो ही भेजी है आप लोगों को। और रही बात संदेह की, तो ठीक है, आप मेरे घर आकर एक परिवार की सदस्य की तरह मिल लीजिएगा उससे। उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। राधे श्याम जी अपनी स्थिति बता देते हैं। वो बोलते हैं, शादी में आप जितना खर्चा करेंगे वो मैं खुशी खुशी उठा लूँगा। आपकी कोई विशेष इच्छा हो तो वो भी बता दीजिए। तभी सागर के चाचा जी बोल देते हैं, एक 4 पहिया वाहन और कुछ कैश तो बनता ही है। हम लोग इतने अच्छे परिवार से हैं। लोग भी पूछेंगे कि आपके बेटे को क्या मिला। राधे श्याम जी कहते हैं, बहुत ज़्यादा देने की हैसियत नहीं है मेरी, फिर भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। बस आप सब कुछ फाइनल करके बता दीजिए। तभी सागर के पिताजी हीरालाल जी से कहते हैं, देखिए, पूरा बजट 25 लाख का है, बाकी आप शादी का खर्चा देख लीजिए। राधे श्याम जी हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। वो बोले, इतने पैसे देने की हमारी हैसियत ही नहीं है। सब मिलाकर मैं इतना ही खर्च करने में समर्थ हूँ। आप लोग बड़े लोग हैं, मेरी बिटिया पढ़ी लिखी है, वो हर मायने में आपके बेटे का और आपके पूरे परिवार का साथ देगी। आगे आप जो तय करें। सागर के माता पिता दोनों ने बात को टाल मटोल करना चाहा। वो लोग बोले, अभी 1 हफ्ते का समय दीजिए, गांव के घर में भी बात हो जाए तो डिसाइड करके बता देंगे। वैसे हमें भी समाज को दिखाना है, सामाजिक प्रतिष्ठा में हमें भी बहुत खर्च करना पड़ेगा। हम लगाकर खर्च नहीं कर पाएंगे। एक बार सागर भी तैयार हो जाए तो हम आपको बता देंगे। राधे श्याम जी बोले, शादी ब्याह के रिश्ते दबाव में नहीं होते हैं, ना ही जोर जबरदस्ती से। वो तो 2 परिवार को जुड़ने का माध्यम होता है। बाकी आपकी मर्जी है, हम चलते हैं। ये कहकर राधे श्याम जी उनके घर से निकल जाते हैं। घर पहुंचकर उन्हें सारी बात भावना जी को बताई। साथ में ये भी बताया कि उनके कल के और आज के बात में बहुत अंतर है। मैं अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में करने से पहले थोड़ी छानबीन करना चाहता हूँ। खासकर लड़के के बारे में पूरी जानकारी करना चाहता हूँ। मेरी बेटी कोई बोझ थोड़ी है जो बिना जाने बिना समझे मैं उन्हें हाँ बोल देता। अब कोई बात तभी होगी जब मैं खुद सब तसल्ली कर लूँगा। अगली सुबह
राधेश्याम जी सागर के डिपार्टमेंट में जानकारी के लिए जाते हैं। इस बार वो हीरालाल जी को साथ नहीं ले जाते हैं, वो अपने विभाग के राम बाबू को साथ ले जाते हैं। जब वो सागर के ऑफिस जाते हैं तो उन्हें सागर के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाती है, पर यह पक्का हो जाता है कि सागर पुरातत्व विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत है। हीरालाल जी ने तो कहा था कि लड़का क्लर्क है, पर यह सामान्य बात है। जब भी किसी लड़की की शादी खोजी जाती है तो लड़की वालों को सब पता कर लेना चाहिए। थोड़ी मोड़ी बातें तो झूठ निकलती ही है। राधेश्याम जी बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति थे। वो कोई भी फैसला बहुत समझदारी के साथ लेते हैं। अब बात सागर के बारे में पता करने की। वो बस ये चाहते थे कि सागर में कोई नशे संबंधित बीमारी ना हो। बाकी लड़के के पास्ट से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो ये मानते थे कि हर लड़के अपने समय में कुछ ना कुछ मौज मस्ती करते हैं, पर समय के साथ अगर उसमें समझदारी और जिम्मेदारी आ जाती है तो वो सबसे बड़ी बात है। और रही बात कुछ कमियों की, तो वो हर इंसान में होती है। वो अगले दिन लड़के के गांव जाकर पता करते हैं। उन्हें सब ठीक लगता है, बस अब उनकी लड़के से मिलने की इच्छा थी। पर वो इंतजार कर रहे थे, सागर के परिवार वालों के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अगले दिन अंकुर जब ऑफिस के लिए निकल रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात राधेश्याम जी से हुई। वो एक दुकान पर सामान ले रहे थे, वही अंकुर भी गया था। अंकुर राधेश्याम जी को नमस्कार करता है, वो उसे आशीर्वाद देते हैं। अंकुर ने राधेश्याम जी से कहा, अगर मेरी और मेरे घर वालों की बात आपको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उस दिन आपकी बेटी से रिलेटेड कुछ भी जो आपको बुरा लगा हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे बाद में एहसास हुआ मेरे घर वालों को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अंकुर राधेश्याम जी से कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा था। शादी आपकी बेटी की कहीं भी हो, पर इज्जत उसे जरूर मिलनी चाहिए। राधेश्याम जी को अंकुर की बात बहुत अच्छी लगती है। वो उससे कहते हैं कि देखो, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया था, कोई वस्तु बेचने नहीं आया था जो उसकी इतनी जांच परख की जाए। अंकुर इस बात पे कहता है, जी बिल्कुल सही कहा आपने, हर इंसान की इतनी जांच परख नहीं होनी चाहिए कि वो गड़बड़ होने पे मजबूर हो जाए। दोनों में थोड़ी बात होती है। फिर अंकुर को ऑफिस के लिए देरी होती है, वो चला जाता है। राधेश्याम जी भी सामान लेकर घर चले जाती है। वो घर पहुंचते ही भावना जी को सारी बातें विस्तार से बताते हैं। वो बताते हैं, देखो, वो पहले वाला रिश्ता जो मैंने निशा के लिए खुद मना किया था, आज वो लड़का मिला था मुझे। उसने माफ़ी भी मांगी मुझसे। उसके परिवार वाले भले ही जैसे नापतोल कर रहे थे हमारी निशा का, पर अपने बेटे को संस्कार अच्छा दिए हैं। मैंने जैसा सोचा था लड़का उसके बिल्कुल विपरीत था। और कल जिस लड़के के बारे में मैं पता करके आया हूँ, वो भी रिश्ता ठीक है। बस हम कभी कभी बिना समझे किसी के बारे में कुछ ज़्यादा ही गलत सोच लेते हैं। हो सकता है सागर भी बहुत अच्छा लड़का हो, इसीलिए मैं सागर से एक बार मिलना चाहता हूँ, तसल्ली करना चाहता हूँ। बाकी शिव शंभू जाने किसके साथ भाग्य जुड़ा है निशा का। अंकुर के ऑफिस पहुँचते ही दीपक उससे बताता है कि नेहा उसके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही रहती है। अंकुर आश्चर्य से दीपक की तरफ देखता है और कहता है, क्या बात है, एक अकाउंट खोलवाने वाली लड़की की इतनी डिटेल कैसे जान गए? कहीं ऐसा तो नहीं अपने दिल में खोलना चाहते हो तुम उसका परमानेंट खाता? दीपक अंकुर को चिढ़ाने के अंदाज में कहता है, अगर तुम कहो तो उसके दोस्त से तुम्हारे लिए फिर से झगड़े का इंतजाम करवाऊं। अंकुर गुस्से में दीपक को देखने लगता है।
फिर अपने काम में लग जाता है। दीपक भी वापस से अपने काम में लग जाता है। दोनों दोस्त को शाम को पार्टी में जाना होता है। वो शादी उनके ऑफिस के एक सीनियर मैनेजर की थी। दोनों आज जल्दी से काम खत्म करके पार्टी में जाना चाहते थे। बैंक में काम ज़्यादा था। दोनों दोस्त जल्दी जल्दी काम खत्म कर रहे थे। दीपक बारात में डांस करने के लिए बेकरार था। वही अंकुर थोड़ा शांत स्वभाव का होने के कारण उसे डांस करना नहीं आता था। पर सब दोस्त जब साथ में मिलते हैं तो खूब एंजॉय करता था। शादी में जाने की एक्साइटमेंट उसे दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय करने में थी। निशा भी अपने परिवार के साथ शादी में जाने की तैयारी कर रही थी। वो शादी उसके पापा के दोस्त के घर थी, तो सभी लोगों से मिलने के कारण वो शादी में जा रही थी। सबसे मिलकर खूब गप्पे मारना चाह रही थी। बहुत दिन हुए उसे शादी में गए हुए। अंकुर और दीपक अपने अपने घर पहुंचकर तैयारी में लग गए। दोनों खूब मेंटेन होकर जाने लगे। अंकुर अपनी चमचमाती हुई गाड़ी निकालकर उसे भी रेडी कर रहा था। तभी दीपक तैयार होकर वहां आ गया। दोनों अंजलि जी और विनय जी से बाय बाय करते हुए शादी के लिए चल पड़ते हैं। निशा भी लाइट ब्लू शरारा सूट और ब्लू बनारसी दुपट्टे में गजब ढा रही थी। एक लंबी चोटी, कान में छोटी सी झुमके वाली बाली, गले में पतली सी चैन, पैर में प्लेटफॉर्म हिल की चप्पल, आंखों में हल्का काजल, मानो आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। इससे ज़्यादा कभी भी वो कोई मेकअप नहीं करती थी। वो अपने मम्मी दीपा और पापा के साथ शादी में जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी राधे श्याम जी के छोटे भाई अपने सब परिवार सहित आ गए और बोले सब साथ में चलेंगे। भाई साहब सब साथ में ही चला जाएगा। भावना जी अपने पूरे परिवार को देखकर बहुत खुश हुई। अब सब तैयार होकर घर से निकल गए। थोड़ी ही दूरी पे रिश्तेदार का घर था जिसकी लड़की की शादी थी। सब एक साथ शादी में पहुंचे। अभी बारात आने में देरी थी तो सब नाश्ता कर एक दूसरे के साथ खूब सेल्फी ले रहे थे। साथ में खूब एंजॉय कर रहे थे। गाने बजाने की तैयारी चल रही थी। अब बारात दरवाजे पे थी। खूब आतिशबाजी हो रही थी। सारे लोग दूल्हे को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। निशा दीपा के साथ दुल्हन वाले कमरे में थी। सबकी मदद कर रही थी। किसी की साड़ी के पल्लू में पिन लगा रही थी, किसी की हेयर स्टाइल भी बना रही थी। बाहर द्वार चार चल रहा था। मधुर मधुर शहनाई बज रही थी। अंदर सब तैयारी में लगे थे। अब दुल्हन धीरे धीरे जयमाला की तरफ बढ़ रही थी। बारात में खूब धूम मची थी। अब मधुर मधुर शहनाई बज रही थी। निशा भी दुल्हन के पीछे पीछे जयमाला की तरफ बढ़ रही थी। सामने जयमाला पे दूल्हा बेसब्री से अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। निशा साइड में चल रही थी। स्टेज पे जयमाला होने के समय अंकुर की नज़र अचानक ही निशा पे चली गई। वो एकदम से उस झगड़ालू लड़की को सामने से देखकर शक पका गया। वो पहचान ही नहीं पा रहा था। उसे पसीने से भीगी उस बिंदास लड़ने वाली लड़की को वो सिर झुकाए ऐसे खड़ी थी मानो कोई मासूम सी 8 साल की बच्ची उसके सामने खड़ी हो। ना चाहते हुए भी उसकी नज़र बार बार निशा पे चली जा रही थी। अचानक से दीपक अंकुर के ऊपर फूल फेंकने लगता है, पर अंकुर पे तो जैसे कोई असर ही नहीं होता। वो धीरे से उसके कान में गुदगुदी करता है,
जिससे अंकुर अचानक से सकपका जाता है। दीपक उसे देखकर पूछता है, मेरा दोस्त जीवन में पहली बार इतना कहाँ खो गया? इतना तो तू बैंक का एग्जाम देते वक्त भी नहीं खोया था। अंकुर इशारे से निशा की तरफ देखकर कहता है, देख यार वो बैंक में ज्ञान देने वाली झगड़ालू लड़की। दीपक कहता है कि कौन सी, वो ब्लू सूट वाली? अरे ये वो ही तो हो नहीं हो सकती। नहीं यार, मुझे इसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि मैंने इसे बैंक में देखने के पहले कहीं और भी देखा है। दीपक ने कहा, अभी तू फिल्म के हीरो जैसा बोलेगा। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म का रिश्ता है। अंकुर गुस्से से दीपक को देखता है और दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। जयमाला हो जाने के बाद सब स्टेज से उतरने लगते हैं। तभी निशा का 3 मीटर का दुपट्टा एक कील में फंस जाता है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है वो खींचकर फट जाता है। अंकुर आगे बढ़कर उसका दुपट्टा कील से निकाल देता है। निशा जैसे ही पीछे मुड़ती है वो देखती है कि वो बैंक मैनेजर जो उससे अकड़कर उसका बैग सहित सारा सामान गिराकर अकड़ में चला गया था, वो आज कितनी शालीनता से उसका दुपट्टा कील से निकाल रहा था। जरूरी नहीं इंसान सामने से जैसा दिखाता हो वो अंदर से भी वैसा ही हो। हर इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ फेस कर आगे बढ़ता है। जैसे इस निशा और उस दिन वाली निशा में कितना अंतर था। उस दिन और आज के अंकुर में बहुत ही अंतर था। उसे धन्यवाद कहकर आगे बढ़ने ही वाली थी कि अंकुर के मुंह से धीरे से सॉरी निकल गया, पर वो इतना धीरे था कि खुद अंकुर ने ही नहीं सुना होगा। पर वो भी मन में ही इट्स ओके कह के आगे बढ़ गई। पर ये शब्द अंकुर ने अच्छे से सुन लिया था। वो उसके आज बोले गए धन्यवाद और इट्स ओके पे मानो निहाल हो गया और मन में हंसने लगा था। निशा भी बार बार उस बैंक मैनेजर को देखकर फिर आगे देखने लगती थी। तभी पीछे से जाती है, उसे सेल्फी लेने के लिए जाती है। दोनों बहनें अपने अन्य बहनों के साथ खूब सेल्फी ले रही थी। दीपक फिर से अंकुर के पीछे से एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेकर आता है। उसके हाथ में देता हुआ फिर से अंकुर से पूछता है, क्या वो सच में वही थी? अगर वो सच में वही थी तो बहुत ही सुंदर है वो, बहुत ही। अंकुर थोड़ा शर्मा जाता है। वो शर्मा कर दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तभी मधुर मधुर शहनाई की धुन बहुत तेज हो जाती है। उस भीड़ में अंकुर और निशा दोनों बिजी हो जाती है। नाश्ता कर जब अंकुर दोस्तों के साथ बात कर रहा था तभी उसके सामने राधे श्याम जी आ जाती है। वो उन्हें देखकर उन्हें झुककर प्रणाम करता है क्योंकि आज वो बहुत खुशी महसूस कर रहा था। वो उनके परिवार का हाल चाल भी पूछता है, पर उसे ये याद नहीं आता कि जिस लड़की की तस्वीर राधे श्याम जी लेकर आए थे वो लड़की कोई और नहीं बल्कि निशा ही थी। राधे श्याम जी अंकुर को बताते हैं कि ये शादी उनके दोस्त की लड़की की है, वो एक रिश्तेदार है। अंकुर भी बताता है कि वो अपने सीनियर मैनेजर की लड़के की शादी में आया है। वो सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। अंकुर बताता है कि सर बहुत अच्छे हैं। राधे श्याम जी का मन में 2 रिश्ते को लेकर द्वंद्व चलता है। तभी भावना जी भी वहाँ आ जाती हैं। वो भावना जी से अंकुर को मिलवाते हैं। भावना जी अंकुर से मिलकर खुश होती है। सामने से दीपक आ जाता है। वो अंकुर को लेकर चला जाता है। जाते जाते अंकुर राधे श्याम जी से कह जाता है, सर आपकी बेटी सच में अच्छी होगी क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। अंकुर की बात सुनकर राधे श्याम जी का मन हुआ कि वो तुरंत निशा को बुलाकर अंकुर से मिलवा दे, पर उनको लगा ये समझदारी नहीं है। हर इंसान की अपनी इच्छा होती है, वो दूसरों पर जबरदस्ती अपनी इच्छा थोप नहीं सकते। अंकुर जैसे ही आगे बढ़ता है, खाने के काउंटर पे निशा खाना खाती रहती है। पास में अंकुर भी खाता रहता है। अंकुर उसके प्लेट को गौर से देखता है और उसे चिढ़ाने के लहजे से कहता है, बाप रे, इसलिए शादी में लोग 200-400 आदमी का खाना एक्स्ट्रा ही बनवाते हैं क्योंकि कुछ लोग 2 आदमी का खाना खा जाते हैं। निशा इसलिए ज़्यादा खाना ली थी क्योंकि वो दीपा को भी अपनी प्लेट में खिला रही थी। वो हमेशा से ही ऐसा करती थी। जहाँ भी शादी में प्लेट सिस्टम भोजन होता था वो अपनी और दीपा की एक ही प्लेट उठाती थी
ताकि एक प्लेट का दाम बच जाए। पर अंकुर और दीपक दोनों ही उसके ज़्यादा खाना लेने का मजाक उड़ा रहे थे। निशा गुस्से में अपनी प्लेट लेकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है। सामने से आकर फिर से उसका मजाक उड़ाता है। अब निशा को गुस्सा आने लगता है। वो अपने खाने की प्लेट से एक नान निकाल कर बोलती है, अगर चाहिए तो बोलिए, यूँ मेरी प्लेट देखते रहोगे तो कहीं मेरे खाने को नज़र न लग जाए। वो गुस्से से पैर पटकती हुई चली जाती है। निशा को इस तरह गुस्से में देखकर अंकुर का खाने से ध्यान ही हट जाता है। वो फिर से हल्का से स्माइल कर देता है और आगे बढ़ जाता है। निशा मन ही मन बड़बड़ाती रहती है। तभी भावना जी बताती है कि जिस रिश्ते को तुम्हारे पापा मना करके आए थे, वो लड़का यहाँ आया है। वो तुम्हें देखा कर नुमाइश नहीं करना चाहते थे, बस इसीलिए ही उन्होंने वो रिश्ता मना किया था। पर वो लड़का कल भी मिला था उन्हें और आज भी मिला है। इस शादी में तुम्हारे पापा कितना गलत सोच रहे थे, पर लड़का अच्छा है। निशा अपनी मम्मी का स्वभाव जानती थी, उनके स्वभाव में बहुत उतावलापन है। इसीलिए निशा बोली, ये सब बात घर चलकर कीजिएगा, अभी शादी में एंजॉय करने आई हूँ, वो करने दीजिए और आप भी एंजॉय कीजिए, अभी आपके लिए आइसक्रीम लाती हूँ। यह कहकर निशा बात टाल देती है। निशा और दीपा दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर सभी लोग कपड़े चेंज करने चले जाते हैं, क्योंकि शादी की रस्में शुरू होने का समय हो गया था। निशा भी दुल्हन के कपड़े चेंज करवाने चली जाती हैं, खुद भी रेड सूट पहन कर लेती है। उसकी सारी बहनें भी कपड़ा बदलकर गाने बजाने की तैयारी में लग जाती हैं। अंकुर भी अपने दोस्तों के साथ चेंज करके घर वापस चला जाता है। उसके सभी सीनियर उसे रोकते हैं, पर वो मना करता है। दीपक उसे भी रुकने के लिए फोर्स करता है। सब एक साथ चेंज करके आंगन में आ जाते हैं। आंगन में जोरदार ढोल बज रही थी, जिसे सुनकर अंकुर और दीपक भी लड़के की तरफ से जाकर बैठ जाते हैं। लड़कियां खूब ढोल बजाकर गाना गाती है। हंसी खुशी से शादी संपन्न होती है। अंकुर शादी के समय निशा को देखता है और सोचता है कि ये इतनी मधुर आवाज में गाना भी गाती है और ढोल भी बजाती है। दीपक लड़कियों का खूब मजाक उड़ाता है। सभी दोस्त मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। शादी की सारी रस्मों में अंकुर की नज़र छुपकर निशा को देख लिया करती थी। दीपक मजाक में कहता है, अरे यार तेरा कुछ हो जाए। अंकुर दीपक की बात सुन के सकपका जाता है। वो फिर से गुस्से से उसे देखने लगता है। अंकुर इससे पहले कि कुछ सोचता, सुबह कॉफी बांटती हुई निशा उसे फिर दिख गई। वो तो बस उसके गाने पे फिदा हो गया। वो सामने से जाकर कहना चाहता था कि उसे निशा का गाना बहुत पसंद आया। सुबह के नाश्ते के बाद दुल्हन की विदाई का समय आ जाता है। विदाई के बाद सब अपने घर चले जाते हैं। राधे श्याम जी के दिमाग में अंकुर को लेकर बहुत तसल्ली थी, पर सामने से वो कोई दबाव नहीं डाल सकते थे। अंकुर सभी बारातियों के साथ जाने लग जाता है। जाते समय संजोग से दुल्हन का कुछ सामान अंकुर की गाड़ी में रखना पड़ता है, तो निशा ही सारा सामान रखवाती है। घर में सब इतना रो रहे होते हैं कि किसी को होश ही नहीं रहती है। गाड़ी में सामान रखवाते समय अंकुर निशा से कहता है कि इतनी कड़वी आवाज में बोलने वाली लड़की इतना अच्छा कैसे गा लेती हो। निशा अंकुर की बात सुन के अनसुना करके चली जाती है, क्योंकि ना तो उसे और लड़कियों के जैसे शर्माना आता है और ना ही और लड़कियों की तरह मटकना आता है। शायद इसीलिए आज तक इतनी उम्र में किसी लड़के ने उसकी तरफ पलट कर देखा ही नहीं। लड़कों को नाज नक्श करने वाली लड़कियां ज़्यादा पसंद आती हैं, ना ही कोई दिखावा। लाइफ को लेकर वो पूरी तरह वास्तविक थी। वो हमेशा खुद को, अपने परिवार को आगे बढ़ने के बारे में ही सोचती थी। इसीलिए उसके मन में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं आई थी। सबसे अहम बात, वो दिखने में भी साधारण थी। बहुत ही सामान्य पहनावा था उसका। वो बहुत ही साधारण परिवार में पली बड़ी, हर चीज़ के महत्व को बखूबी समझती थी। उसकी माँ ने उसे एक सीख दी थी, जिसको उसने गांठ बांध ली थी। शायद यही वजह है कि आज भी हर छोटी छोटी खुशियों का अनुभव करती थी। उसके चेहरे की मुस्कान हर परिस्थितियों में एक समान ही थी। सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। अंकुर भी सभी के साथ अपने घर जाने लगता है। घर पहुंचकर अंकुर और दीपक बिंदास सोने लगते हैं। इधर राधे श्याम जी अपने पूरे परिवार के साथ घर आते हैं। आते ही पूरा परिवार आराम करने लगता है। राधे श्याम जी मन में सोच लेते हैं कि एक बार जरूर बात करेंगे अंकुर से।
बस उसकी इच्छा जानने के लिए। अगर बात आगे बढ़ जाए तो वो निशा का रिश्ता इस साल कर देंगे, क्योंकि वो अपनी ज़मीन बेचने का सोच ही लिए थे। अंकुर जब सोता रहता है तो उसके सपने में निशा की मुस्कुराती हुई तस्वीर बार बार आती है। वो सोते वक्त भी मुस्कुराता है। अंजलि जी उसके कमरे में चाय लेकर जाती रहती है। अंकुर के मुस्कुराते हुए चेहरे पर हाथ फेरती है। वर्षों बाद वो अंकुर को ऐसे खुश देखती है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जब वो उठकर जाने लगती है तभी दीपक जाग जाता है। अंकुर की माँ दीपक को भी अपने बेटे से बढ़कर प्यार करती थी, इसीलिए वो भी बहुत मानता था अंजलि जी को। दीपक कहता है, आंटी आप इसके चेहरे की खुशी का कारण जानना चाहती है ना? तो वो कहती है हाँ। दीपक अंजलि जी को शादी वाली और बैंक वाली पूरी घटना के बारे में बताता है। अंजलि जी कहती है, वो लड़की कौन है, पता तो लगाओ पहले। अगर वो सच में मेरे अंकुर के चेहरे की खुशी की वजह बन गई है तो मैं पूरी जिंदगी इस वजह को उसके साथ रखना चाहूँगी। हाँ, पर वो अंकुर के लिए परफेक्ट भी होनी चाहिए। वो अब लड़की के बारे में पता करने की जिम्मेदारी दीपक को सौंपती है। अगली सुबह दीपक निशा की तलाश में हनुमान बनकर निकल जाता है। वो पहले नेहा के भाई का नंबर निकालता है, फिर उससे बैंक के काम के बहाने नेहा को फिर से बैंक बुलाता है। दीपक अपने दोस्त अंकुर को अच्छे से जानता है। एक बार उसके साथ ये सब हो चुका था। वो जानता था कि अब वो पूरी लाइफ में किसी लड़की को प्रपोज नहीं करेगा। राधे श्याम जी हीरा लाल जी को सब बताते हैं। वो कहते हैं कि आप सागर से नहीं मिले, वो अंकुर से भी सुलझा हुआ लड़का है। आप दोबारा वहाँ जाए और फिर से उन लोगों के रिश्ते के लिए आनाकानी की तो एक बार आप मना किए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग हमारी निशा से इस बात का बदला ले। वो नेहा से निशा का नाम पूछ लेता है और कहता है, आपको बस ये पता लगाना है कि आपकी सहेली के जीवन में कोई और तो नहीं है। दीपक की इस बात पे नेहा भड़क जाती है और कहती है, मेरी सहेली कैसी है, ये आप जैसे लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे। आप बड़े लोग हम मिडिल क्लास को समझते क्या है। मेरी निशा को आज तक कभी भी किसी लड़के या किसी भी बाहरी के बारे में सोचने का ना तो समय था और ना ही है। वो अपने पापा की ही मर्जी से शादी करेगी। ये कहकर वो गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है। दीपक जल्दी से घर जाता है, अंजलि जी को सारी बात बताता है। अंजलि जी कहती है, अच्छा एक बार मैं अंकुर से बात करूंगी। अगले दिन अंजलि जी विनय जी को ये बात बताती है कि मेरे अंकुर के चेहरे पर एक लड़की की वजह से दोबारा स्माइल आई है और मैं उस हंसी को उसके चेहरे से गायब ना होने दूंगी। दीपक फेसबुक चला रहा था कि अचानक वो निशा के नाम को सर्च करता है। निशा की प्रोफाइल खुल जाती है। सारी जानकारी हासिल कर लेने के बाद अब वो अंकुर को राजी करना चाहता है। अंजलि जी को निशा का फोटो दिखाता है। अंजलि जी तुरंत ही निशा के फोटो को पहचान जाती है। वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती है। वो दीपक को बताती है कि निशा वही लड़की है जो पहले भी रिश्ता अंकुर के लिए आ चुका है। वो लड़की का पिता बहुत घमंडी था। इस बात पे दीपक कहता है, आंटी अंकुर तो कह रहा था कि उसे बहुत बुरा लगा और पश्चाताप भी है कि जैसा हम लोग उनकी बेटी का नाप तोल कर रहे थे। कोई भी बाप अपनी बेटी को बेचने या दान देने नहीं आता है। दीपक बस एक बार अंकुर से जानना चाहता था कि क्या निशा अंकुर को पसंद है, वो उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहेगा। अगली सुबह जब वो बैंक जाते रहती है तो दीपक अंकुर से खुलकर बात करता है और पूरी बात बता देता है। अब अंकुर राधे श्याम जी से मिलने वाली सारी बात दीपक को बताता है। पर जब दीपक अंकुर से ये पूछता है, क्या तुम निशा को पसंद करते हो, तो अंकुर कहता है, मुझे उससे शादी करने में कोई ऐतराज नहीं है और सिर झुका लेता है। दीपक खुशी से अंकुर को गले लगा लेता है। वो कहता है, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आंटी बोली, हम कभी भी दोबारा उस रिश्ते के लिए वापस नहीं जाएंगे। उन्हें मेरे दरवाजे पे आना होगा क्योंकि इनकार उन्होंने ही किया था। दीपक नेहा को फोन कर लगाता है। उसे बस एक बार मिलने को आने को कहता है, वो भी बैंक पे। वो आने से मना कर देती है। वो कहती है, पिछली बार आपने काम के बहाने बुलाया था इसलिए मैं आ गई थी। मैं किसी भी अनजान आदमी पे भरोसा नहीं करती और मिलना तो दूर की बात चाहे जो भी हो। वो बहुत मिन्नत करके निशा के पापा का नंबर नेहा से मांग लेता है। वो राधे श्याम जी को फोन लगाता है। वो उन्हें मिलने के लिए उनसे उनके ऑफिस का पता मांग लेता है, पर दीपक राधे श्याम जी के ऑफिस पहुंच जाता है। वो राधे श्याम जी से उनका हालचाल पूछता है, फिर बात शुरू करता है। वो शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताता है। वो ये भी बताता है कि अंकुर बहुत ही अच्छा लड़का है। बस कुछ ऐसा हुआ था,
उनके साथ की लड़कियों के प्रति उसकी सोच थोड़ी अलग हो गई है। बस आप एक बार और कोशिश करिए। वो एक बात राधेश्याम जी से छुपाता है। वो निशा और अंकुर के मिलने वाली बात, बैंक से लगाई शादी तक, वो उस बात को अभी स्किप कर देना ही ठीक समझता है। अगली सुबह राधेश्याम जी का विनय जी के नंबर पर फ़ोन आता है। वो सामने से घर आने का आश्वासन देती है। वो उस दिन की बात को ख़त्म करने को कहती है। नम्र निवेदन करती है, आप अपने सह परिवार सहित मेरे घर आए। मैं निशा को आप सबसे मिलवाना चाह रहा हूँ। अगर आपके बेटे के लिए परफेक्ट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, चाय नाश्ता करके चले जाइएगा। शाम तक तैयार होकर जब वो राधेश्याम जी के घर पहुँचते हैं तो बाहर से विनय जी फ़ोन करने ही वाले होते हैं। गेट पे ही राधेश्याम जी इंतजार कर रहे होते हैं। भावना जी हाथ जोड़कर उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। निशा को उसकी चाचा की लड़कियां तैयार कर रही होती है। वो पिंक सूट पहने, एक चोटी बनाए, बनारसी दुपट्टा लगाए, आज पूरी तरह परी लग रही थी। अंजलि जी पहले निशा को ही देखना चाहती है, इसीलिए वो उसे नीचे बुलाने को कहती है। अंजलि जी कहती है, हमें आज कोई बायोडाटा नहीं चाहिए, बस निशा को देखना चाहती है। निशा अपनी बहनों के साथ धीरे धीरे नीचे उतरती है। अंकुर जब नज़र उठाकर निशा को देखता है तो फिर खुद ही शर्माकर नज़र नीचे कर लेता है। आज दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। अभी तक निशा डर के मारे जमीन की तरफ देखे जा रही थी। वो जैसे ही नज़र उठाती है, सामने अंकुर को देखकर बिल्कुल घबरा जाती है। वो कुछ समझ ही नहीं पाती ये क्या हो रहा है। अंजलि जी अंकुर को देखकर पूछती है, क्या निशा तुम्हारे सांचे में एकदम फिट बैठेगी? वो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट मैच है मेरे अंकुर के लिए, क्योंकि निशा को देखकर मेरे अंकुर का चेहरा ही खिल उठा है। निशा तो मन ही मन घबरा जाती है। तभी अंकुर कहता है, मैं निशा से 1 मिनट कुछ पूछना चाहता हूँ। अंजलि जी और विनय जी दोनों लोग राधेश्याम जी से पूछते हैं। राधेश्याम जी हाँ कह देते हैं। दीपा निशा को अपनी बालकनी में ले जाती है। पीछे से दीपक अंकुर को ले जाता है, वहाँ से वापस आ जाता है, ये कहकर कि अब यही तक हमारा काम था, आगे की कमान तुम संभालो। अंकुर निशा से पूछता है, क्या तुम मुझे पूरी लाइफ तमीज़ सिखाना पसंद करोगी? निशा कुछ नहीं बोलती है, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। वो अंकुर से कहती है, क्या मैं ज़्यादा खाती हूँ? अंकुर उसे चिढ़ाने के लहजे में कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा, पर मैं अच्छा कमा लेता हूँ। निशा जल्दी में बोल पड़ती है, मैं टीचर हूँ, इसीलिए हर चीज़ की फीस लगेगी। अंकुर कहता है, मैं महंगी से महंगी फीस देने को तैयार हूँ। दोनों हंसने लगते हैं। दीपक नीचे आके सबको बता देता है, दोनों की हाँ है। वो नेहा को भी फ़ोन कर देता है। नेहा निशा के लिए बहुत खुश हो जाती है। राधेश्याम जी और विनय जी एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। अंजलि जी निशा को गले लगा लेती है और कहती है, ये जो मुस्कान तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के चेहरे पे है, उसके आगे दुनिया की सारी दौलत न्यौछावर कर सकती है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए राधेश्याम जी, ये हमारे खानदान में बिल्कुल फिट बैठेगी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं।